अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। ठीक एक हफ्ते बाद महजबी उर्फ रज़िया कुरैशी का फैक्ट्री नंबर 1 में तकर्रर हो गया। महजबी जब अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए हमारे सामने आई तो मैंने महसूस किया कि उसके तासुरात मिले जुले थे। वह एक तरफ खुश नज़र आ रही थी तो साथ ही परेशान भी थी। उसे इस बात का एहसास था कि जिन लोगों ने उस पर और उसकी सलाहियतों पर एतमाद करके उसे मुलाजिम रखा है वो उनके साथ धोखा करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आई है। बहरहाल अगले दिन से उसने भी काम शुरू कर दिया। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली खान खामोशी से अपना काम कर रहा था। कोई 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन इस मुद्दत के दौरान अभी कोई ऐसी बात पेश नहीं आई थी जो कोई शुबहात पैदा करती। तसद्दक ज़ाहिर है कि सरफराज अली खान की असलियत से लाइलम था। अब चूंकि हमारे इदारे में रज़िया कुरैशी नाम की 2 खवातीन काम कर रही थीं, इसलिए हम सब लोग उनमें इम्तियाज़ करने की गर्ज से पहले वाली रज़िया यानी असल रज़िया को मिस रज़िया कुरैशी सीनियर और दूसरी वाली रज़िया यानी महजबीन को मिस रज़िया कुरैशी जूनियर कहते थे। एक बात आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूँ जनाब, तसद्दक ने एक दिन उस वक्त कहा जब हम दोनों उसके कमरे में बैठे हुए थे। हाँ हाँ ज़रूर, तालूत ने कहा। इसमें तमहीद की क्या ज़रूरत है। इन दिनों रज़िया जूनियर और सरफराज अली खान में कुछ गाड़ी ही छिन रही है, उसने कहा। वैसे तो ये उनका ज़ाती मामला है और हमें से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ मुझे खटकती है वो ये है कि सरफराज तो मैं एक मामूली सा डिस्पैच क्लर्क है, जबकि रज़िया जूनियर डिज़ाइनर है और तकरीबन उसे दुगनी तनख्वाह ले रही है। क्या तुमने उन दोनों को साथ साथ देखा है? मैंने पूछा। दफ्तर में तो वो दोनों कभी एक दूसरे से बात करना तो दरकनार, सलाम दुआ तक नहीं करते, लेकिन कल मैंने उन दोनों को रात के वक्त तारिक रोड के एक होटल में एक साथ खाना खाते देखा था, तसद्दक ने कहा। और यही चीज़ मेरे दिल में शुबा पैदा करती है। तुम अपनी कौन सी माशूका के साथ तारिक रोड के होटल में गए थे? तालूत ने मुस्कुराकर पूछा। मैं एक कस्टम ऑफिसर को डिनर पर ले गया था, तसद्दक ने कहा। लेकिन रज़िया और सरफराज ने हम दोनों को देखा नहीं, मगर मैंने उन्हें देख लिया। अरे भाई, अगर वो इश्क विश्क कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? तुम्हारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? तालूत ने मज़ाहिया अंदाज में तसद्दक को छेड़ते हुए कहा। वैसे अगर उनके गम में तुम कुछ दुबले हो जाओ तो चंदा मुजायका भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी तोंद आजकल बहुत बढ़ रही है। तसद्दक समझ गया कि हम इस मामले को कोई अहमियत देने के लिए आमादा नहीं, चुनाचे वो भी खामोश हो गया। रज़िया कुरैशी सीनियर फैक्ट्री नंबर 2 में काम कर रही थी और मैं एक अजीबोगरीब किस्म की जहनी कशमकश में गिरफ्तार था। जिस दिन से उसने वहाँ काम शुरू किया था उस दिन से मैंने फैक्ट्री नंबर 2 में कदम नहीं रखा। इसकी वजह यह थी कि मैं खौफज़दा था। मैं खुद अपने आप से खौफज़दा था। मैं रज़िया से खौफज़दा था। मैं उसका सामना करने से गुरेज कर रहा था। मैं शायद अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा था। मुझे ये नहीं मालूम कि यह कौन सी कैफियत थी, लेकिन ये एक मुनफरिद कैफियत थी। मैं अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कैफियत से कभी दो चार नहीं हुआ। यह मेरे लिए एक अजीबोगरीब किस्म का तजुर्बा था और मैं इस तजुर्बे से गुजर रहा था। 2 माह की मुद्दत और गुजर गई। इस दौरान मैं सिर्फ 2 मरतबा फैक्ट्री नंबर 2 में गया, लेकिन मैंने जानबूझकर रज़िया से मुलाकात नहीं की। गो के तालूत ने कहा भी कि रज़िया को बुलाकर उसके काम के बारे में पूछा जाए, लेकिन मैंने कहा कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, अफजल से सारी रिपोर्ट ले लो। फिर एक शाम जब हम लोग घर पर थे, हमें तसद्दक का फ़ोन मिला कि वो फ़ौरन आकर हमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वो आ जाए। थोड़ी देर बाद वो आ गया। सख्त संजीदा और बोर नज़र आ रहा था। क्या बात है? क्या आज फिर किसी को इश्क विश्क करते देख लिया? तालूत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। यह बात नहीं है जनाब, तसद्दक ने संजीदगी से कहा। मामला खासा संगीन है। ये रज़िया जूनियर तो कोई बड़ी चक्करबाज औरत मालूम होती है। अरे मियाँ, कुछ बोलो तो सही, क्या वो तुम्हें भी अपने दामे इश्क में गिरफ्तार करना चाहती है? तालूत ने हंसकर कहा। जनाब, उसने हमारे 50 लाख रुपए के ऑर्डर का पूरा करवा दिया है, तसद्दक ने कहा। वो किस तरह? मैंने पूछा। तालूत भी अचानक संजीदा हो गया। हमें दुबई के एक शेख की जानिब से 50 लाख रुपए के कालीनों का ऑर्डर मिला था, तसद्दक ने कहना शुरू किया। इस शेख का नुमाइंदा अब्दुल रहमान कोई 1 माह पहले मुझसे आकर मिला और उसने कुछ नए डिज़ाइनों की फरमाइश की थी। मैंने रज़िया सीनियर से कुछ नए मुनफरिद किस्म के डिज़ाइन तैयार करवाए। ये रज़िया जूनियर तो कोई डिज़ाइन बनाना ही नहीं जानती। ना जाने आप लोगों ने उसे किस खुशी में मुलाजिम रख छोड़ा है। खैर, तो रज़िया सीनियर के बनाए हुए वो डिज़ाइन अब्दुल रहमान शेख के पास ले गया और शेख ने सारे डिज़ाइन और कलर स्कीम वगैरह बहुत पसंद की और अब्दुल रहमान के ज़रिए हमें 50 लाख रुपए की कालीनों की तैयारी का ऑर्डर दे दिया। उसने हमारी बताई हुई कीमत भी मंजूर कर ली। मैं खुश था कि चलो सौदा मुकम्मल हो गया। रज़िया सीनियर के बनाए हुए डिज़ाइनों को अब्दुल रहमान ने अपने पास ही रख लिया था और मैंने इन डिज़ाइनों की रंगीन तस्वीर बनाकर रख ली थी। लेकिन आज से 3 दिन कबल शेख के नुमाइंदे ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि शेख ने यह सौदा मनसूख कर दिया है, लिहाजा उसके लिए माल न तैयार किया जाए। गो के इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। अक्सर ऑर्डर मनसूख हो जाते हैं, लेकिन मैं अपनी CID के ज़रिए ये मालूम करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ कि इसकी क्या वजह है। अब्दुल रहमान का अंग्रेज़ी दां सेक्रेटरी अपना ही आदमी है। उसके ज़रिए मुझे ये पता चल गया कि दरअसल अब्दुल रहमान ने
हमारा ऑर्डर मनसूख करके लाहौर के एक कालीन साज कारखाने को ये ऑर्डर दिलवा दिया है। अब्दुल रहमान के सेक्रेटरी ने बताया कि यह सारा काम एक औरत ने कराया है, जो अक्सर शाम के औकात में कुछ आवारा किस्म की लड़कियों को साथ लेकर वहां आती रहती है। और उसने अब्दुल रहमान को यकीन दिलाया कि लाहौर का वो कालीन साज इदारा हमसे कम कीमत पर ऐसे ही कालीन तैयार कर देगा। मुझे जुस्तजू हुई कि आखिर वो औरत कौन हो सकती है। तब सेक्रेटरी ने कल शाम को मुझे अब्दुल रहमान की क़यामगाह पर बुला लिया और उसने चुपके से मुझे उसकी शक्ल देखने का मौका फराहम कर दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो रज़िया जूनियर थी, जो दो आबाश किस्म की लड़कियों के साथ वहाँ मौजूद थी। वो दोनों लड़कियां तो वहीं रह गईं और रज़िया जूनियर वापस अपने घर चली गई। मेरा ख्याल यह है कि रज़िया जूनियर ने सौदे के एवज लाहौर के कालीन साज इदारे से कमीशन की भारी रकम वसूल की होगी और उस कबीस औरत ने अब्दुल रहमान को रिझाने के लिए बड़ा जलील और घटिया तरीका इख्तियार किया। उसने दलाला का काम किया। सुनो तसद्दक, तालूत ने संजीदगी से कहा, पूरी बात हमारी समझ में आ गई है। अब तुमसे हमारी दरख्वास्त यह है कि इस सौदे पर तो लानत भेजो और फैक्ट्री में या फैक्ट्री के बाहर किसी से इस बात का तज़किरा मत करना। और रज़िया जूनियर की जानिब तुम्हारे रवैये में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। यूं समझ लो जैसे कोई बात हुई ही नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया कि हमें इतला दी है। अब बाकी काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। वो तो मुझे मालूम है, तसद्दक ने कहा, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप पूरी सूरत हाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने तो महज आपको इतला दी है, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं तसद्दक, तालूत ने जवाब दिया। कुछ देर बाद तसद्दक चला गया। उससे अगले रोज़ हम दोनों सुबह ही सुबह फैक्ट्री पहुंच गए। तसद्दक भी उसी वक्त आया था। हम लोगों ने पहले तो उसके कमरे में बैठकर उसके साथ चाय पी और इसके बाद हम दोनों वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। सुनो तसद्दक, तालूत ने चलते हुए कहा, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। रज़िया जूनियर को हमारे पास भेज दो और ख्याल रहे कि कोई शख्स हमारे कमरे में ना आए। ठीक है, अब चलिए, मैं उसे भेजता हूँ, तसद्दक ने कहा। हम दोनों अपने कमरे में चले गए। फौरन एक चपड़ासी आकर कमरे के दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठ गया। चंद मिनट के बाद वो चपड़ासी अंदर आया और उसने इतला दी कि मिस रज़िया कमरे के बाहर मौजूद हैं, उन्हें अंदर भेज दो। तालूत ने उससे कहा और वो चला गया। इसके बाद रज़िया जूनियर अंदर दाखिल हुई और हमें सलाम करके एक तरफ खड़ी हो गई। उसे हमारे यहाँ काम करते हुए तकरीबन 2.25 महीने का अरसा हो गया था और इस मुद्दत के दौरान ये पहला मौका था कि हमने बराह रास्त गुफ्तगू के लिए उसे तलब किया था। वो खासी घबराई हुई थी और परेशान नजर आ रही थी। तशरीफ़ रखिए मिस रज़िया कुरैशी, तालूत ने सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और रज़िया कुरैशी शुक्रिया अदा करके बैठ गई। आपका काम कैसा चल रहा है? मैंने पूछा। ठीक ही चल रहा है, रज़िया जूनियर ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मुख्तलिफ इकसाम के डिज़ाइन तैयार कर सकूँ और मैंने कई एक नए डिज़ाइन इस अरसे में तैयार भी किए हैं, लेकिन आपके तैयार करदा किसी भी डिज़ाइन पर हमें अब तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है, तालूत ने कहा। नीज़ तसद्दक साहब का यह भी कहना है कि आप अब तक कोई मुनफरिद और आला दर्जे का डिज़ाइन तैयार नहीं कर पाई हैं। रज़िया जूनियर के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं, बावजूद इसके कि कमरे का एयर कंडीशन चालू था। मैं अपनी कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, रज़िया जूनियर ने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने एक साहब के ज़रिए बाहर से कानूनों के डिज़ाइनों की कुछ किताबें भी मंगवाई हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगी, फिर मैं ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन तैयार कर सकूंगी। जी नहीं मिस रज़िया, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। हमें नकालों की नहीं बल्कि तख्लीकी काम करने वालों की ज़रूरत है। हम नकल किए हुए डिज़ाइनों को एक कालीन नहीं बनाते। रज़िया जूनियर एकदम खामोश हो गई। गालिबन वो यही समझ रही थी कि हमने उसे मुलाजमत से अलहदा करने का फ़ैसला किया है और यही बताने के लिए उसे बुलाया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गर्दन झुका ली। अच्छा ये बताइए मिस महाजबी कि क्या आप सारी उम्र इसी तरह ब्लैकमेल होती रहेंगी? तालूत ने गहरी नज़रों से महाजमी को देखते हुए पूछा। महाजमी एकदम अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जी जी, क्या कहा आपने? उसने थूक निकलते हुए बमुश्किल कहा। उसकी आंखें फरते हैरत से फटी जा रही थीं। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप जफ़र अहमद और उसके गुरु घंटाल सफदर हुसैन और उसके हवारिये के हाथों कब तक इसी तरह ब्लैकमेलिंग का शिकार होती रहेंगी? क्या आपने कभी ये सोचा कि इस मसले का हल क्या है? मगर आपको ये सब कैसे मालूम? महाजमी ने नीम मुर्दा आवाज़ में कहा। मिस महाजमी, हम लोग जो करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं तो हम अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं। आपने और आपके उस्तादों ने शायद ये समझ लिया था कि हम लोग अहमक हैं और हमें बासानी धोखा दिया जा सकता है। लेकिन मिस महाजमी, अगर हम लोग इतने ही अहमक होते तो आज इतना बड़ा कारोबार इतनी कामयाबी के साथ ना चला रहे होते। तो गोया आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, महाजमी ने गुलूगीर आवाज़ में कहा और इसके साथ ही उसके आंसू बहने शुरू हो गए। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ, तालूत ने जवाब दिया। और आज से नहीं, उस वक्त से जानते हैं जब आप इंटरव्यू देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई थी। हमें यह भी मालूम है कि आपने अंग्रेज़ी में एमए की जो डिग्री हमें दिखाई थी वो जाली है। आप सिर्फ बीए हैं, गो कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन का जो डिप्लोमा पेश किया था वो भी जाली था। आपने इस किस्म का कोई कोर्स नहीं किया। आपने अपना नाम भी गलत बताया और आपने ये सब कुछ जानने के बावजूद मुझे मुलाजमत दे दी। मगर क्यों? माजबी सिसकियाँ ले लेकर हो रही थी।
इसलिए मिस महाजमी कि हम आपकी मदद करना चाहते थे। हम जानते थे कि आप मजलूम हैं और सफदर हुसैन का गिरोह ब्लैकमेलिंग के जरिए आपको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे। मिस महाजमी, हम इंसान पहले और कारोबारी बाद में। हमने आपको इन मूजियों के चुंगल से निजात दिलाने की खातिर ही आपको यहाँ मुलाजमत दी थी, जबकि हमें अच्छी तरह मालूम था कि एक असल उम्मीदवार की दरख्वास्त गायब करके उसकी जगह आपकी दरख्वास्त लगाई गई है। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि ऐसा करने वाला कौन शख्स है। माजिबी ने रोते हुए कहा, हाँ जानते हैं, और उस वक्त से पहले से जानते हैं। जब हमने उसे यहाँ मुलाजिम रखा था, उसको हम पूरी पूरी सजा देंगे। काश मैं मर जाती सर, माजिबी ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। इस जिल्लत की ज़िंदगी पर मैं मौत को तरजीह देती हूँ, लेकिन मौत भी मुझसे दूर भागती है। मुझ में अब जिल्लत और ख्वारी बर्दाश्त करने की बिल्कुल ताकत नहीं रही है। मैं उन मलूनों के नापाक हाथों का खिलौना बनकर रह गई हूँ। खुदकुशी की कोशिश करना बेसूद है मिस महाजमी, तालूत ने कहा। आप एक बार यह हमाकत कर चुकी हैं, अब दोबारा ऐसी हरकत मत कीजिएगा। हम पर भरोसा रखिए, उन बदमाशों के फंदे में से हम आपको निकालेंगे। आप उन लोगों को नहीं जानते सर, महाजमी मुसलसल रो रो कर कह रही थी। वो बड़े खतरनाक और जुर्म पेशा लोग हैं। वो चोरियां कराते हैं, डाके डलवाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और मौका पड़े तो कत्ल करने से भी नहीं चूकते। यही कहना चाहती हैं ना आप? तालूत ने उसकी बात काटते हुए कहा। आपको तो सब कुछ मालूम है, महाजबी ने कहा। मैं अब भला आपसे क्या कहूँगी? अफसोस तो इस बात का है कि आपने जफ़र अहमद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर लिया और उसके साथ तनहा उसके दोस्त के घर में चली गई, मैंने कहा। और महाजबी हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। उसे अब इस बात का यकीन हो गया था कि हम लोग उसके बारे में एक एक बात जानते हैं, लिहाजा उसने भी अब कुछ छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जी हाँ सर, गलती मेरी ही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इंसान के रूप में शैतान है। उसने मुझे मोहब्बत का फ़रेब दिया और मैंने उसे सच्चा जाना। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी इज्जत महफूज रह गई, वरना वो जलील दरिंदा तो मुझे जिंदा दरगोर कर देता। वैसे अब भी जिंदा तो हूँ, मगर मुर्दों से बदतर हूँ। मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं। मैं उन बदमाशों के वसी कारखाने का एक हकीर सा पुर्जा हूँ, जिसे वो अपने हस्बे मंशा इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने आंसू पहुँच डालिए मिस माजमी, तालूत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हम आपकी मजबूरियों और मजलूमियों से बखूबी वाकिफ़ हैं और इत्मीनान रखिए, अब आपकी आज़ादी के दिन करीब आ गए हैं। काश आप लोग वाकई मुझे इस शर्मनाक अजाब से निजात दिला सकें। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहती हूँ कि मैं बेहद मजबूर हूँ, उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। अगर मैं उन लोगों के अहकाम और हदायत की ज़रा भी खिलाफ वर्जी करती हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है कि ज़फ़र अहमद के साथ आपकी काबिल एतराज़ तस्वीर आपके वालिद तक, आपके दूसरे रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों और मिलने जुलने वालों तक पहुँचा दी जाएंगी, ताकि आप कहीं मुँह दिखाने के काबिल न रहें। तालूत ने उसका जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। जी हाँ, महाजमी बामुश्किल जवाब दे सकी। उसका सारा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। यूं लग रहा था गोया उस पर लर्जा तारी हो रहा हो। देखिए मिस महाजमी, मैंने उससे कहा, हम आपकी मदद इसी सूरत में कर सकते हैं जब आप खुद अपनी मदद करना चाहें। मेरा मतलब यह है कि अगर आप खुद को इस अजाब से निकालना चाहती हैं तो फिर जिस तरह हम कहें उसी के मुताबिक अमल किया जाए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल वही करूँगी जो आप लोग कहेंगे, महाजमी ने कहा। लेकिन क्या आप दोनों के अलावा दफ्तर में और किसी को मेरे बारे में कुछ मालूम है? तसद्दुक़ को सिर्फ इतना मालूम है कि आपने अब्दुर्रहमान पर किसी न किसी तरह डोरे डालकर हमारा 50 लाख रुपए का ऑर्डर लाहौर के एक कालीन साज इदारे को मुंतकिल करा दिया, तालूत ने कहा। इसके अलावा तसद्दुक़ को कुछ नहीं मालूम। तसद्दुक़ के अलावा दूसरे लोगों को ये बात भी नहीं मालूम। उफ, माजबी ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ना जाने कितनी ज़िल्लतें और ख्वारियाँ अभी मेरे नसीब में और लिखी हैं। ये नापाक काम भी मैंने सफदर हुसैन के ईमा पर किया था। उसने सरफराज अली खान, दीन मोहम्मद कहिए मिस माजबी, मैंने कहा। यही उसका असल नाम है। ओह, तो आप लोग उसकी भी पूरी खबर रखते हैं, माजबी ने हौले से कहा। ठीक है, मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ और आपसे हाथ जोड़कर यह गुजारिश करती हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे इस जहन्नुम से निजात दिला दीजिए। मैं ताहियात आपकी ममनून रहूँगी, लेकिन कहीं वो दीन मोहम्मद, उस तक कोई बात नहीं पहुँचेगी मिस माजमी, तालूत ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा। उसे अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वो जो कुछ कर रहे उसे करने दें। उससे तो हम इकट्ठा ही निमट लेंगे, लेकिन ज़रा 1 मिनट ठहरिए। और तालूत ने बेल बजाई। फ़ौरन ही चपड़ासी अंदर आ गया। महाजबी की पुश्त चपड़ासी की तरफ थी, इसलिए वो महाजबी का आंसू भरा चेहरा नहीं देख सका। जाओ और ज़रा बहुत अच्छी सी चाय बनवा कर लाओ, तालूत ने उसे हदायत दी। जी साहब, चपड़ासी ने सारी लाकर कहा और बाहर निकल गया। पहले तो आप अपने आंसू पहुँच डालें और अपने चेहरे को ठीक ठाक कर लें, तालूत ने अपनी कुर्सी की पुश्त पर पड़ा हुआ साफ सुथरा तौलिया महाजबी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अभी चपड़ासी चाय लेकर आएगा तो आपको रोता हुआ देखकर ना जाने क्या समझेगा। इसके बाद अपनी बात बताइए। महाजबी ने शुक्रिया के साथ तौलिया ले और अपना चेहरा साफ करके तौलिया करीबी कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया। दुबई के शेख की जानिब से 50 लाख रुपए के कालीनों का जो ऑर्डर आपके इदारे को मिला था, इसका पूरा इल्म दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को था, जो सफदर हुसैन के गिरोह का एक बहुत मजबूत आदमी है। ये बात तो आपने खुद ही कह दी कि उसने असल रजिया की दरख्वास्त गायब करके रजिया के ही नाम से मेरी दरख्वास्त यहाँ लगा दी थी और मुझे इंटरव्यू लेटर डिस्पैच करा दिया था। बहरहाल
उसने ये कदम उठाने से पहले सफदर हुसैन से मशवरा किया था और सफदर हुसैन ने इस आइडिया को बहुत पसंद किया था। मेरा तकर्रर हो जाने के बाद दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने मुझे वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मुझे उसकी हदायत के मुताबिक अमल करना होगा। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को इस बात का भी बखूबी इल्म है कि असल रज़िया कुरैशी, जिसकी दरख्वास्त उसने गायब कर दी थी, फैक्ट्री नंबर 2 में काम कर रही है और वह इस बात पर अब तक सख्त हैरान व परेशान है कि असली रज़िया कुरैशी किस तरह यहाँ आ गई और किसने उसे बुला लिया, जबकि उसकी दरख्वास्त को उसने ज़ाया कर दिया था और उसकी तीनों तस्वीर अपने पास महफूज कर ली थी। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि मुमकिन है कि दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज उन तस्वीर से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। बहरहाल ना तो मुझे और ना ही दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को इस हकीकत का अब तक इल्म हो सका है कि असली रज़िया क्यों कर यहाँ आ गई और हम दोनों का ही तकर्रर क्यों कर लिया गया, जबकि असामी सिर्फ एक थी। दुबई के शेख की जानिब से ऑर्डर मिलने की पूरी तफसीलात दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने मालूम कर ली थी। उसने फ़ोन पर सफदर हुसैन से गुफ्तगू करके लाहौर के एक मामूली कालीन साज इदारे से साजबाज की और अपना कमीशन तय करके ये कहा कि वो कोशिश करेगा कि ये ऑर्डर इस इदारे को मुंतकिल हो जाए। इसके लिए उसने मुझे इस्तेमाल किया। उसने मुझे अब्दुर्रहमान के पास भेजा, लेकिन तन्हा नहीं। उसी के गिरोह की 2 औरतें मेरे साथ थीं। मैं इस शर्मनाक किस्से को मुख्तसर करके सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी मुदल्लल और शीरीं गुफ्तगू और उन दोनों औरतों के बाजारी अंदाज ने अब्दुर्रहमान को रिझा लिया। ये काम एक दिन में नहीं हो सका, बल्कि हमें इसके लिए कई चक्कर लगाने पड़े, लेकिन बिलाखिर काम हो गया। मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा, अब्दुर्रहमान सिर्फ वो मुझ में दिलचस्पी रखता था। मैंने इन भेड़ियों के दरमियान रहने के बावजूद अभी तक अपनी इस्मत का सौदा नहीं किया और ना करूंगी, ख्वाहिश के लिए मुझे अपने गले में अपने हाथ से फांसी का फंदा क्यों ना डालना पड़े। चुनाचे मैंने उस बदकार से साफ साफ कह दिया कि वो मेरा ख्याल छोड़ दे, क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे कहा कि ये दोनों लड़कियां उसकी खिदमत में पेश हैं और अगर वो चाहे तो मजीद इंतजाम हो सकता है। हमने अपने जलील हथकंडों से उसे सौदे की मनसूखी पर तैयार कर लिया और वो ऑर्डर लाहौर के एक इदारे को दिला दिया। अब सफदर का गिरोह इस इदारे से अपना कमीशन वसूल करेगा, जिसमें से दीन मोहम्मद और सरफराज को भी हिस्सा मिलेगा। यह है सारा किस्सा। तो ये है सूरत हाल, मैंने कहा। लेकिन एक बात बताइए मिस माजमी, क्या वो लोग आपको भी इसमें से कुछ हिस्सा देंगे? खुदाई पाक की कसम, एक पैसा भी नहीं, माजमी ने पुरजोर लहजे में कहा। गो कि उन लोगों ने इससे पहले भी मुझे इस किस्म के बहुत से घिनौने काम लिए और अक्सर रकम की पेशकश की है, लेकिन मैंने हमेशा इस पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन मैं उनका काम करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि मेरी तमाम मिन्नत समाजत के बावजूद उन्होंने वो तस्वीरें मुझे वापस नहीं दी और जब तक वो तस्वीरें उनके पास मौजूद हैं मैं उनके हाथों ब्लैकमेल होती रहूंगी। इस हसना में चपड़ासी चाय लेकर आ गया और सब लोग खामोश हो गए। साहब, चाय मैं बना दूं? चपड़ासी ने पूछा। नहीं, तुम जाओ, तालूत ने कहा। चाय में से रज़िया कुरैशी बना लेंगी। बहुत बेहतर, चपड़ासी ने कहा और चला गया। माहजबी ने चाय बनाई। उसकी हालत अब काफ़ी सुधर गई थी। अब आप मेरी बात गौर से सुने मिस माहजबी, तालूत ने कहा। आप जिस तरह से काम करिए बिल्कुल उसी तरह करती रहिए। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज जो हदायतें आपको दे आप उस पर अमल करती रहिए और उसे हरगिज़ इस बात का एहसास ना होने दीजिए कि आपने हम लोगों से कोई बात की है। हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन आप लोगों का जो इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरा मतलब है वो 50 लाख रुपए का ऑर्डर, माजबी ने कहा। अजी लानत भेजिए उस पर, तालूत ने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने ऑर्डर आते और जाते रहते हैं, वो कोई मसला नहीं है। हम लोग अगले चंद दिनों में लाहौर जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा के वास्ते, माजबी ने घबरा कर कहा। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगी कि वो बड़े खतरनाक और खौफनाक लोग हैं। पाकिस्तान के हर सूबे और हर बड़े शहर में उनके कारिंदे मौजूद हैं। फिर उन्हें बहुत सी बासर शख्सियतों की खुफिया हमायत भी हासिल है। उनसे टक्कर लेने से पहले आप इन तमाम बातों को नज़र में रखिएगा। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि मुझ बदनसीब के बायस मेरे काबिल एहतराम मोहसिनों को कोई नुकसान पहुँचे। आप मुतमईन रहिए मिस माजमी, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, तालूत ने जवाब दिया। लेकिन तसद्दक साहब को तो उस सौदे की मनसूखी वाले वाक़े का इल्म हो गया, जैसा कि आपने बताया था। आप लोग तो यहाँ कभी कभी आते हैं, असल आदमी तो तसद्दक साहब है। वो तो मुझसे सख्त नाराज़ और मुतनफ़र होंगे। क्या वो मेरे वजूद को यहाँ गवारा कर लेंगे? इस बात की फिक्र न करें, तालूत ने कहा और बेल बजाई। चपड़ासी फौरन अंदर आ गया। तसद्दक साहब को बुलाओ, तालूत ने चपड़ासी से कहा। चपड़ासी ने गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर चला गया। चंद मिनट के बाद तसद्दक आ गया। तशरीफ़ रखिए मिस्टर तसद्दक, तालूत ने माहजबी की मौजूदगी में बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा। तसद्दक शुक्रिया अदा करके बैठ गया। मिस्टर तसद्दक, तालूत ने कहना शुरू किया, मिस रज़िया जूनियर से हमारी बात हो गई है। आपने जो वाक़या हमें सुनाया था उसकी तस्दीक इन्होंने कर दी है, लेकिन ये बाज़ मुश्किलात का शिकार हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इसलिए आप इस वाक़े को बिल्कुल भूल जाइए और इन्हें इसी तरह काम करने दीजिए जिस तरह यह कर रही हैं। जल्दी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी दरख्वास्त है कि आप इनसे फ़िलहाल कोई बाज़ पुरस न करें। आपकी दरख्वास्त नहीं जनाब, आपका हुक्म चाहिए, तसद्दक ने सरापा न्याज बनते हुए कहा। जैसा आप फरमाएंगे वैसा ही होगा।
मिस रजिया, तसद्दुक साहब के लिए चाय बनाइए, तालूत ने कहा और महाजबी उर्फ रजिया ने चाय बनाकर तसद्दुक को पेश की। तसद्दुक का चेहरा हर किस्म के जज्बात से बिल्कुल आरी था। उसने शुक्रिया के साथ चाय ले ली। इसके कुछ देर बाद हम दोनों कमरे में अकेले रह गए। रासिम, तालूत ने हौले से आवाज़ दी। हाजिर हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। लाहौर में सफदर हुसैन के तमाम ठिकानों और उसके खास खास आदमियों के मकानों के पते चाहिए, तालूत ने कहा। मैं पहले ही सब कुछ मालूम कर चुका हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। उनके सारे ठिकानों का मुझे इल्म हो गया है। बस फिर ठीक है, तालूत ने कहा। हम अगले चंद रोज़ में लाहौर रवाना हो रहे हैं। लेकिन हम अगले चंद रोज़ में लाहौर रवाना ना हो सके। दरअसल जिस रोज़ महाजबी से हमारी गुफ्तगू हुई थी उस दिन महीने की 25 तारीख थी। हमारी दोनों फैक्ट्रियों के मुलाजमीन को हर माह की 29 तारीख को तनख्वाह अदा कर दी जाती है। उस दिन तसद्दुक खुद बैंक जाकर तनख्वाह लाता था, जो कई लाख रुपए होती थी। क्योंकि दीगर अखराजात के लिए भी रकम चाहिए होती थी, तसद्दुक दफ्तर की गाड़ी में बैंक जाता और उसके साथ फैक्ट्री के 2 मुसल्लह गनमैन होते। इसके बाद पहले तो फैक्ट्री नंबर 1 के मुलाजमीन की मजमूई तनख्वाह वहाँ के कैशियर के हवाले कर दी जाती। फिर गाड़ी में दोनों गनमैन और तसद्दुक फैक्ट्री नंबर 2 में जाते और वहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाह वहाँ के कैशियर के हवाले कर दी जाती। तनख्वाहों की तकसीम कैशियरों का काम था। बरसों से यही मामूल चला रहा था। 26 तारीख को रात के कोई 9 बजे हमें घर पर महाजबी का फ़ोन मौसूल हुआ। मैंने ही फ़ोन पर उससे गुफ्तगू की। उसने बताया कि उसके इल्म में एक बहुत ख़तरनाक बात आई है और वो ये बात हमें फ़ोन पर नहीं बता सकती। कल हम खुद उसे दफ्तर में बुला लें तो वो हमें वो बात बता देगी और ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने उसे कहा कि हम उसे बुला लेंगे। दूसरे दिन सुबह को हम लोग फैक्ट्री पहुंचे। थोड़ी देर के बाद हमने चपरासी को हदायत की कि मिस रजिया कुरैशी को बुला लिया जाए। ज़रा देर बाद रजिया आ गई और बैठ गई। वैसे तो ये लोग मुझे अपने इन मंसूबों के बारे में कुछ नहीं बताते, जिनमें उन्हें मुझसे कोई काम नहीं लेना होता, और जिन मंसूबों में ये लोग मुझे शामिल भी करते हैं उनमें भी मुझे सिर्फ इतनी ही बात बताती है जिनका ताल्लुक मुझसे होता है। लेकिन महज इत्तफाक से मुझे एक अहम बात मालूम हो गई है। महाजबी ने कहना शुरू किया। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज दरअसल नाज़माबाद के एक मकान में मुकीम है, जहाँ फ़ोन भी मौजूद है। कल जब आप लोगों ने मुझे बुलाया था और मैं काफ़ी देर तक अंदर रही थी तो उसे इस बात का पता चल गया था और साथ ही सख्त तशवीश भी लाहक हो गई थी कि आप लोगों ने इतनी देर तक मुझसे क्या बातें की। चुनाचे लंच के वक्फे के दौरान उसने चुपके से मुझसे कहा कि शाम को दफ्तर के बाद मैं सीधे उसके घर पहुंचूं। मुझे तो उसके हुक्म की तामील करनी थी, चुनाचे मैं पहुंच गई। हम लोग अभी बैठे ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उधर से क्या कहा गया ये तो जाहिर है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने जो कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा, हाँ 29 तारीख नहीं ठीक रहेगा। 2 हाँ मोटा खुद लाता है। 2 साथ में होते हैं, ठीक है। मैं तो सारा दिन दफ्तर में ही रहूँगा। हाँ ठीक है, मेरे पास ना आए। तकरीबन सुबह के 10 बजे। रास्ता तो बुल्ले को पता ही है। और फिर फ़ोन का सिलसिला बंद हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बुल्ले कौन है। ये सफदर के गैंग का छटा हुआ बदमाश है जो हर वक्त कम अज़ कम 2 आतिशी असला से मुसल्ला रहता है। जो कुछ दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कहा था उससे मैंने अपने तौर पर यह अंदाज़ा लगाया कि दीन मोहम्मद तो मासूम बना हुआ दफ्तर में अपने काम में मसरूफ़ रहे, लेकिन बुल्ले की ज़ेरे क़यादत इस गैंग के कुछ लोग तसद्दुक साहब को उस वक्त लूटने की कोशिश करेंगे जब 29 तारीख को 10 बजे के करीब बैंक से तनख्वाहों के लिए रकम लेकर आ रहे होंगे। मोटे का लफ्ज़ तसद्दुक साहब के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। डाका डालने वालों में से कोई भी दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज के पास नहीं आएगा, ना उससे रब्ता करेगा। बहरहाल दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को उसके हिस्से की रकम ज़रूर मिल जाएगी। आपने बहुत अहम इतला बहम पहुंचाई है मिस माजमी, तालूत ने संजीदगी से कहा। हम इसके लिए वाकई आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्या आपने दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज से इसके बारे में कोई सवाल किया है? जी नहीं, माजमी ने कहा। फ़ोन बंद करते उसने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी कि मुझे दोनों बॉसों ने क्यों बुलाया था और इतनी देर तक वो मुझसे क्या बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि दोनों बॉस मेरे काम से मुतमईन नहीं है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे 1 माह का मौका और देंगे और अगर इस दौरान मैं अपने काम को बेहतर ना बना सकी तो वो मुझसे माजरत कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मिस माजमी, तालूत ने कहा। अब आप जाइए और अगर आज की मुलाकात के बारे में दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज आपसे पूछे तो आप कह दीजिएगा कि हम लोगों ने कुछ नए डिज़ाइनों के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आपको बुलाया था और आपके सपुर्द 4 नए डिज़ाइनों की तैयारी का काम किया है और अब आप बिल्कुल खौफजदा ना हो। माजमी के जाने के बाद तालूत ने रासिम को आवाज़ दी। हाजिर हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। सफदर हुसैन के मंसूबे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करो, तालूत ने कहा। हासिल कर चुका हूँ आका, रासिम की आवाज़ सुनाई दी। माजबी ने जो कुछ कहा वो सब ठीक है। सफदर हुसैन के गिरोह ने 29 तारीख को तनख्वाहों की रकम लूटने का मंसूबा बनाया है। इसके लिए सारी ज़रूरी मालूमात दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने मुहैया की थी। बुल्ले अपने 3 दीगर साथियों के हमरा परसों ही कराची पहुंच चुका है और वह लोग कैंट स्टेशन के करीब एक होटल में मुकीम है। इन 4 आदमियों के पास स्टेन करने मौजूद हैं। गाड़ी भी उनके पास है जो कराची में उनके एक स्मगलर साथी फारूकी फराम करदा है।
मंसूबा यह है कि वारदात के वक्त गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी होगी। ये लोग तसद्दक साहब की गाड़ी को फैक्ट्री से 4 फरलांग पहले सुनसान साइड रोड पर रोक लेंगे और स्टेन गन दिखाकर सारा रुपया लूट लेंगे। इन्होंने तय कर रखा है कि मुज़ाहमत की सूरत में ये फायर खोल देंगे और दोनों गनमैनों को हलाक कर देंगे। तसद्दक साहब पर यह फायर नहीं करेंगे क्योंकि वो निहत्ते होंगे और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उन लोगों के चेहरों पर बारीक कपड़ों की नकाबें होंगी जिन्हें वारदात की कामयाबी के बाद ये लोग कुछ दूर जाकर उतार देंगे। उसी शाम की ट्रेन से ये लोग माँ रकम के लाहौर रवाना हो जाएंगे। सरफराज अली खान से इनमें से कोई मुलाकात नहीं करेगा। फ़ोन पर भी उनकी गुफ्तगू खुफिया अल्फाज में और अधूरे जुमलों में होती है। सरफराज अली खान का हिस्सा लाहौर में महफूज रहेगा। इसका मतलब ये हुआ आरिफ कि हमें लाहौर जाने का प्रोग्राम चंद दिनों के लिए मुलतवी करना पड़ेगा। इस मौका पर हमारी मौजूदगी ज़रूरी है। जाहिर है, मैंने जवाब दिया। वैसे ही अच्छा भी रहेगा। हमारे पहुंचने से पहले उन्हें एक ज़ोरदार झटका लग चुका होगा, मगर इस बार हम एक मुख्तलिफ तरीका आजमाते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। तालूत ने कहा और मुझे वो मुख्तलिफ तरीका समझाने लगा। मैंने उसकी राय से इत्तफाक किया। लेकिन इसमें एक चीज़ काबिल गौर है, मैंने कहा। वो क्या? तालूत ने पूछा। वो ये कि कहीं लोगों को इस बात का शुबा न हो जाए कि महाजबी ने मुखबरी की है और ये लोग उसे कोई नुकसान पहुंचा बैठे कबल इसके कि हमें इस बात का इल्म हो सके। मैंने कहा, तुम्हें इसका भी बंदोबस्त करना होगा। हाँ यार, बात तो तुमने ठीक कही है, तालूत ने कहा। गो के इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन फिर भी मौजूद तो हैं। मैं रासिम को हदायत दे देता हूँ कि वो महाजबी की हम वक्त हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर दे। इसके बाद तालूत की हदायत पर मैंने उस फ़ोन का रिसीवर उठाया जिसका हमारी फैक्ट्री के एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं था और जो डायरेक्ट नंबर था और जिसका सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट था जो हमारे कमरे में मौजूद था। मैंने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से चंद बार घंटी बजने के बाद हेलो की आवाज़ सुनाई दी। मैं एसपी मंजूर हुसैन से बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा। कौन सा आप बात करें? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं यूसुफ एंड आरिफ कारपेट से आरिफ बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। जी बेहतर है सर। बोलने वाले का लबो लहजा एकदम बदल गया। ज़रा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर। हेलो। दूसरी तरफ से 1 मिनट बाद आवाज़ आई। दिस इज़ मंजूर स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, मैंने कहा। मैं यूसुफ एंड आरिफ कारपेट इंडस्ट्रीज़ की जानिब से आरिफ बोल रहा हूँ। अरे आरिफ साहब, वालेकुम सलाम। भाई, आप लोगों से तो न्याज ही हासिल नहीं होता। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ कि आपकी अहलिया की ताज़ियत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। अब तो इस बात को भी बहुत दिन हो गए हैं। जी हाँ मंजूर हुसैन साहब, मैंने कहा। दरअसल हम लोगों की भी कोताही है कि आपकी तरफ बहुत दिनों से नहीं आए। अच्छा ये फरमाइए कि आपसे आपके दफ्तर या घर में कल किसी वक्त मुलाकात हो सकती है? एक दिलचस्प बात आपको बतानी है जो फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। तो फिर कल शाम को 6 बजे गरीब खाने पर जहमत फरमाइए। यूसुफ साहब भी यकीनन साथ ही होंगे, एसपी मंजूर हुसैन ने कहा। जी हाँ, वो भी आएंगे, मैंने कहा। तो फिर तय है, शाम के 6 बजे मुलाकात हो रही है आपके घर पर? जी बिल्कुल तय है। एसपी मंजूर हुसैन से बात ख़त्म करके मैंने तालूत से कहा, इस बार ज़रा इन लोगों को अपने जौहर दिखाने का मौका देना चाहिए। देखना ये क्या करते हैं और किस तरह करते हैं। जाहिर है कि असल मुजरमों से तो हम लाहौर जाकर खुद ही निपटेंगे। ये तो उनके गुर्गे हैं जिन्हें हम एसपी मंजूर हुसैन के हवाले कर रहे हैं। वो खुश हो जाएगा कि हमने उसे केस दिलाया है। उसकी नेक नामी होगी, तालूत ने कहा। अगले दिन शाम को 6 बजे हस्बे प्रोग्राम हम लोग एसपी मंजूर हुसैन के घर पहुंच गए। उसने हमारा खैर मकदम किया। उसकी बेगम भी मौजूद थी जो गैर मामूली खुशखलकी का मुजाहरा कर रही थी। मंजूर हुसैन साहब, तालूत ने बात शुरू करते हुए कहा, हम आपको एक केस दिलवाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर मुनासिब मनसूबाबंदी कर लें तो आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी और हम भी एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। वाकई? एसपी मंजूर हुसैन ने कहा। बताइए क्या केस है? हमें अपने खासुल खास राय से इसके बारे में पेश की इतला मिली है, तालूत ने कहा। और फिर उसे तफसील से सारी बात बता दी, लेकिन महाजबी और सरफराज के बारे में कोई हवाला नहीं दिया। एसपी मंजूर हुसैन बड़े गौर से तालूत की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर फिक्र व तरद्दुद की गहरी लकीरें नमूदार हो गईं। लाहौर में सफदर हुसैन के गैंग के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात मुझे है, मंजूर हुसैन ने कहा, लेकिन वो लोग इतने चालाक और मक्कार हैं कि आज तक असल आदमियों पर हाथ नहीं डाला जा सका। उनके गिरोह के 2-4 आदमी तो कभी कभार बाज़ वारदातों में पकड़े भी गए और बाज़ को सजाएं भी हुई, लेकिन असल सरगना बिल्कुल महफूज हैं। वैसे भी ये पंजाब पुलिस का मामला है, हमारा नहीं। लेकिन अब चूंकि ये वारदात कराची में होने वाली है, इसलिए हमारा केस है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि हमें पहले से इतला दे दी। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि आपकी इतला के मुताबिक ये लोग स्टेन गनों से मुसल्लह होंगे। इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाए कि ना तो आपके किसी आदमी को नुकसान पहुँचे और ना हमारा कोई आदमी मारा जाए। सच्ची बात यह है यूसुफ साहब के आजकल के मुजरमों से तो पुलिस वाले भी घबराते हैं, क्योंकि बाज़ मुजरमों के पास तो ऐसा असला मौजूद होता है जो सिर्फ फ़ौज के पास होता है, पुलिस के पास भी नहीं होता। बहरहाल कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। असल बात तो यह है कि मुलजमान ऐन जुर्म करते वक्त गिरफ्तार किया जाए, तभी कहीं मजबूत केस बनता है। यूँ तो हम उस वक्त भी इनके होटल पर छापा मारकर नाजायज़ असला रखने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि असला उन्होंने होटल में ही रखा हो। यह भी मुमकिन है कि असला उनके किसी और साथी के पास किसी दूसरी जगह रखा हो।
बहरहाल मैं अभी उन पर निगरानी कायम करा देता हूँ। लेकिन एक बात बड़ी माजरत के साथ मंजूर साहब, तालूत ने कहा, और वो ये कि खुद आपके स्टाफ में भी ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो मुजरिमों से साजबाज रखते हैं। अगर इस मामले की मुजरिमों को पहले से खबर हो गई तो सख्त गड़बड़ हो जाएगी। इसमें माजरत की ज़रूरत नहीं है यूसुफ साहब, मंजूर हुसैन ने हंसते हुए कहा। मुझे मालूम है कि असल सूरत हाल क्या है, आप इत्मीनान रखें। मैं इस काम के लिए ऐसे लोगों को मुंतखब करूँगा जिन पर मैं पूरे तौर पर भरोसा कर सकता हूँ। और एक बात यह है यूसुफ साहब कि अगर आपके मैनेजर के साथ मौजूद गनमैन गोली ना चलाएं तो शायद मुजरिम भी उन पर गोली ना चलाएं। इस तरह कम अज़ कम आपके आदमी तो महफूज रहेंगे। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो दोबारा बोला, अगर किसी तरह से इस वारदात को कल वकू पजीर होने से रोक भी दिया जाए तो भी इसे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लोग अगले महीने या उसे अगले महीने दोबारा कोशिश कर सकते हैं। खैर देखा जाएगा, उन्हें आने दीजिए। तालूत ने कहा कि वह अपने आदमियों को एतमाद में लेकर उन्हें पहले से आगाह कर देगा कि वो गोली ना चलाएं। थोड़ी देर तक वहां बैठने और बड़ी पुरतकल्लुफ़ चाय पीने के बाद हम लोग वहां से रुखसत हो गए। दूसरे दिन 28 तारीख थी। हम कोई 10 बजे के करीब फैक्ट्री में पहुंचे। तसद्दक मौजूद था। हमने उसे अपने कमरे में बुला लिया। सुनो तसद्दक, तालूत ने संजीदगी से कहा, कल 29 तारीख है और तुम तनख्वाहें बांटने के लिए बैंक से रकम निकाल कर लाओगे? जी हाँ, तसद्दक ने जवाब दिया। फैक्ट्री के 2 मुसल्ला चौकीदार मेरे साथ होंगे, वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। देखो गौर से सुनो, तालूत ने कहा, इस बात को सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद रखना। ऐन मुमकिन है कि वापसी पर कुछ लोग तुमसे रकम छीनने की कोशिश करें। उस वक्त तुम्हें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम सारी तवज्जो इस अमर पर मरकूज रखना कि कोई गनमैन गोली ना चलाए। तुम उन्हें सख्ती के साथ हुक्म देना कि वह हरगिज़ गोली ना चलाएं, और अगर रकम जाती है तो जाए। गोली चलाने की सूरत में उन लोगों के मारे जाने का खतरा है। या खुदा, हम किस अजाब में घिर गए हैं, तसद्दक ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। क्या ये चक्कर भी उन्हीं मौसूफा रज़िया जूनियर का चलाया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बेगुनाह औरत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, तालूत ने जवाब दिया। बेगुनाह? तसद्दक ने जलकर कहा, आप उसे बेगुनाह कह रहे हैं? उसने हमारा 50 लाख रुपए। अरे गुस्सा थूक दो मियाँ, तालूत ने उसकी बात काट कर हंसते हुए कहा। तुम कब तक 50 लाख रुपए के ऑर्डर का कम कर रहोगे? असल हकीकत से चूंकि तुम वाकिफ नहीं हो, इसलिए इस वाक्य को भूल जाओ और कल के लिए वो बात याद रखो जो मैंने तुम्हें बताई है। तुम्हारी तवज्जो इस अमर पर रहनी है कि गनमैन फायर ना खोलें। बेहतर है जनाब। उसे मालूम था कि तालूत ना जाने कैसी अजीबोगरीब खुसूसियात का हामिल है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। उसे यकीन था कि तालूत उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं पड़ने देगा। वैसे भी उसकी ज़्यादा सवाल करने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि हम लोग जो भी कदम उठाते हैं या बात कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है, और यह कि बिलाखिर कामयाबी हमें लोगों को हासिल होती है। इसलिए वह मुतफिक्र नहीं हुआ। अलबत्ता उसने इतना ज़रूर पूछा, तो क्या हमलावरों को रकम ले जाने दूँ? बिल्कुल ले जाने दो, तालूत ने कहा। कोई गम न करो और उनका पीछा भी ना करना। दूसरी सुबह ठीक 9:30 बजे मैं और तालूत साइड रोड के कोने पर मख्फी हालत में मौजूद थे, जहां बुल्ले और उसके साथियों का तसद्दक को घेरने का प्रोग्राम था। तसद्दक सुबह 9 बजे ही बैंक जा चुका था। हम दोनों ने इधर उधर अच्छी तरह नजर डाली। हमें नहीं मालूम था कि एसपी मंजूर हुसैन ने मुजरिमों को फांसने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता सड़क के किनारे अपने आगे टाट का एक टुकड़ा बिछाए एक बोसीदा हाल फकीर जरूर बैठा हुआ था। टाट के टुकड़े के ऊपर एक प्याला रखा था। हैरत की बात यह थी कि यह फकीर ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां से पैदल गुजरने वाले बहुत ही कम लोग थे, और वहां उसे भीख भी कोई खास नहीं मिल सकती थी। कोई 9:45 बजे के करीब एक कार बड़ी तेजी से आई और सड़क पर से गुजरती हुई आगे चली गई। हम दोनों एक दीवार से लगे खड़े थे। हमने एक झलक में देख लिया कि कार में ड्राइवर के साथ एक आदमी बैठा था और 2 आदमी पिछली नशिस्त पर बैठे हुए थे। उन सबके चेहरों पर बारीक कपड़ों की नकाबें थीं। कार जनाटे के साथ गुजर गई और कार में सवार लोगों ने सड़क के किनारे बैठे हुए फकीर पर कोई तवज्जो नहीं दी। कार के गुजर जाने के बाद फकीर ने चारों तरफ एक मोहतात नज़र डाली। फिर अचानक उसने अपने सामने फैले हुए टाट के टुकड़े पर से अपना प्याला उठा लिया और उसे मुंह के करीब ले गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था। अच्छा, तो ये चक्कर है, तालूत ने मेरे कान में कहा। इस प्याले में कोई वायरलेस सिस्टम मौजूद है जिसके जरिए यह शख्स किसी से बात कर रहा है। कोई 1 मिनट की गुफ्तगू के बाद फकीर ने प्याला दोबारा टाट के टुकड़े पर रख दिया। जरा सी देर के बाद हमें वो कार दोबारा आती हुई नजर आई। उसके पीछे तसद्दक की गाड़ी आ रही थी। अचानक वह पहली वाली कार सड़क के मोड़ पर इस तरह खड़ी हो गई कि तसद्दक की कार का रास्ता रुक गया। हम लोग लपक कर उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तसद्दक का ड्राइवर बराबर हॉर्न दे रहा था। कार में से 2 आदमी कूद कर निकले जिनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में स्टेन गन्ने। उन्होंने बेदरेग फायर करके तसद्दक की गाड़ी के चारों टायरों को बेकार कर दिया और कार के करीब पहुंच गए। तीसरा आदमी स्टेन गन लिए उनके पीछे पीछे आ गया। खबरदार, अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो, एक नकाबपोश ने स्टेन गन का रुख तसद्दक की तरफ करते हुए कहा। दोनों गनमैन सरासीमा हो गए। उन दोनों की तरफ भी स्टेन गनों की नालियां उठी हुई थीं। फेंक दो बंदूकें, फेंक दो। तसद्दक ने दोनों गनमैनों को हदायत दी। फेंक दो वरना मारे जाओगे, ये मेरा हुक्म है। मगर साहब, एक गनमैन ने कहा।
जल्दी करो, एक नकाबपोश चीखा, वरना अभी सबको भून कर रख दूंगा। तसद्दक ने अपना हुक्म दोहराया और दोनों गनमैनों ने अपनी बंदूकें खिड़की से बाहर फेंक दी। एक नकाबपोश ने फौरन दोनों बंदूकें उठा लीं। गाड़ी से नीचे उतरो, उसने हुक्म दिया, और तसद्दक और दोनों गनमैन जो अपने हत्थे थे नीचे उतर आए। नकाबपोशों ने रकम से भरे हुए दोनों ब्रीफकेस अपने कब्जे में किए और भागते हुए अपनी गाड़ी में घुस गए और गाड़ी जन से आगे रवाना हो गई। तसद्दक और उसके दोनों साथी हैरान खड़े हुए थे। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग उसी तेज रफ्तारी से गाड़ी के पीछे हो लिए। गाड़ी जैसे ही मोड़ काट कर मेन रोड पर आई, वहां दो भारी भरकम ट्रक इस तरह के पीछे खड़े हुए थे कि पूरी रोड बंद हो गई थी। दोनों ट्रकों के ड्राइवर बोनट खोले कुछ देखने में मसरूफ थे और ड्राइवरों के साथ दो आदमी और थे। डाकुओं ने अब अपने चेहरों से नकाब उतार दिए थे। ये क्या, रास्ते में ट्रक लगा दिए तुम लोगों ने? डाकुओं की गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर चिल्लाकर कहा। बाबा, रिवर्स करके पीछे ले लो और दूसरी रोड से निकल जाओ, एक ट्रक ड्राइवर ने कहा। दोनों गाड़ियों के इंजनों में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ये सड़क के बीचों बीच इस तरह ट्रक क्यों खड़े किए हैं? ड्राइवर ने झुलाकर कहा। अभी वो ट्रक ड्राइवर, जिसे मैं और तालूत दोनों ने एसपी मंजूर हुसैन की हैसियत से पहचान लिया था, कोई जवाब देने नहीं पाया था कि पीछे से जैसे एक कोरस में आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा। अंधे फ़कीरों की एक टोली, जिसमें कम से कम 15-20 फ़कीर होंगे, ना जाने किस तरफ से निकल कर आ गई। वह सब के सब एक दूसरे के हाथ पकड़े इस तरह चल रहे थे कि उन्होंने पूरी सड़क घेर रखी थी। अब सूरत हाल ये थी कि डाकुओं की कार के आगे तो दो खराब ट्रक खड़े हुए थे, जिन्होंने रोड को आगे से बंद कर दिया था, और पीछे से अंधे फ़कीरों की टोली चली आ रही थी, जिसने पूरी सड़क घेरी हुई थी। इस असना में चारों डाकू गाड़ी से नीचे उतर आए थे। उन्होंने अपनी स्टेन गन्ने गाड़ी में ही छोड़ दी थी। सड़क पर उनकी कार के अलावा कोई दूसरी कार नहीं थी। तसद्दक और उसकी कार को वो कम से कम 1 मील पीछे छोड़ाए थे। फिर इस कार के टायरों पर फायर करके उन्होंने इसे बेकार कर दिया था। इसलिए उन लोगों के पीछे से आ जाने का कोई खतरा नहीं था। इसी वजह से डाकू कदरे मुतमईन थे। क्या हो गया है तुम्हारे इंजन में? डाकुओं की गाड़ी के ड्राइवर ने दांत पीस कर कहा। इन्हें धक्का लगाकर एक साइड पर क्यों नहीं कर लेते? हमें तो आगे जाने का रास्ता दो। इस असना में सड़क की दूसरी तरफ से भी दो एक गाड़ियां आकर रुक गई थीं, क्योंकि ट्रकों ने रास्ता बंद कर रखा था। इन गाड़ियों के लोग भी बराबर हॉर्न दे रहे थे, लेकिन दोनों ट्रकों के ड्राइवर बोनट खोले अपने अपने काम में लगे हुए थे। अंधे फ़कीर पीछे से अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा की सदा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ट्रक बहुत ओवरलोड हैं, ड्राइवर ने भारी आवाज़ में कहा। इन्हें धक्का नहीं लगाया जा सकता। तो क्या यह सड़क तुम्हारे बाप की है जो तुमने इसको इस तरह रोक रखा है? कार ड्राइवर गुस्से में आ गया, लेकिन उसके दूसरे साथियों ने उसे फौरन संभाला। गुस्सा मत करो बुल्ले, गाड़ी रिवर्स करो, झगड़े का टाइम नहीं है। लेकिन जैसे वो लोग पलटे तो एक हैरत अंगेज मंजर उनका मुंतजिर था। अंधे फ़कीरों की टोली में हर फ़कीर के हाथ में एक एक रिवॉल्वर चमक रहा था, और चारों निहत्थे डाकू अंधे फ़कीरों के निर्गे में थे, जिसमें से हर एक की आंखें अब खुली हुई थीं। चारों डाकू घबरा कर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अचानक उस ट्रक ड्राइवर ने, जो अभी कार ड्राइवर से बात कर रहा था, रिवॉल्वर निकालकर डाकुओं की तरफ तान दिया। इसके साथ ही दोनों ट्रकों के पास मौजूदा बकिया 5 आदमियों में से 3 के हाथों में भी स्याह रंग के रिवॉल्वर चमक रहे थे। खबरदार जो अपनी जगह से हरकत की, वरना लाशें फड़कती हुई नजर आएंगी, ट्रक ड्राइवर ने करख्त आवाज में कहा। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ फौरन। चारों डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। उनकी हालत चूहे दान में फंसे हुए चूहे की सी हो रही थी। नज़ीर और जावेद, इन चारों की तलाशी लो और देखो कि इनकी जेबों में कोई हथियार तो नहीं, ट्रक ड्राइवर ने हुक्म दिया। 2 अंधे फ़कीरों ने अपने रिवॉल्वर अपने साथियों के हवाले किए और उन चारों की जेबों की अच्छी तरह तलाशी ली। उनकी जेबों में कोई हथियार नहीं था। हथकड़ियाँ लगा दो, ट्रक ड्राइवर ने हुक्म दिया। नज़ीर और जावेद ने उन चारों को हथकड़ियाँ लगा दी। उनके हथकड़ियाँ लग जाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने अपने एक साथी को इशारा किया। उसने आनन फानन पहले ट्रक में ड्राइविंग सीट संभाली और ट्रक को फौरन स्टार्ट कर दिया। दूसरा आदमी पीछे वाले ट्रक में बैठ गया और उसने 1 सेकंड में इंजन स्टार्ट कर दिया। दोनों ट्रक आगे पीछे चले और सड़क के किनारे रुक गए। अब सड़क खुल गई थी। ट्रक के हटते ही स्याह रंग की एक बंद वैन, जो ट्रकों की दूसरी तरफ रुकी हुई थी, तेजी से इन लोगों के पास आ गई। वैन का पिछला दरवाज़ा खुला और इसमें से चंद बावर्दी सिपाही उतरे। चारों डाकुओं को वैन में सवार कर दिया गया और बहुत से मुसल्ला फ़कीर भी वैन में घुस पड़े। एसपी मंजूर हुसैन और चंद दूसरे लोग डाकुओं की कार के पास पहुंचे और उसमें मौजूद स्टेन गन्नों और रकम से भरे हुए ब्रीफ केसों का जायजा लिया। मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली साहब, ये सारी चीज़ें मुलायजा फरमा लें। मंजूर हुसैन ने मैकेनिक के गंदे कपड़ों में मलबूस एक शख्स से कहा, जो अब से चंद मिनट पहले ट्रक के पास खड़ा हुआ था। और आप भी देख लें मजिस्ट्रेट इकराम अहमद साहब। मंजूर अहमद ने दूसरे शख्स से कहा। जी हाँ, मजिस्ट्रेट इकराम अहमद ने कहा। अब आप वैन को और ट्रकों को तो सारे सिपाहियों के साथ थाने भिजवाइए और हम लोग इस गाड़ी में बैठकर वहाँ चलते हैं जहाँ इन्होंने वारदात की है। आपके मुखबर की इतला के मुताबिक उन्होंने इन लोगों की गाड़ी के सारे टायर बेकार कर दिए। इसका मतलब यह है कि वो लोग अभी शायद वहीं खड़े होंगे। मंजूर हुसैन, मजिस्ट्रेट मोहम्मद अली और मजिस्ट्रेट इकराम अहमद डाकुओं की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी जाए वारदात की जानिब रवाना हो गई।
हम दोनों गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। जरा देर में वो जगह आ गई जहां तसद्दुक की कार अपने पिचके हुए टायरों के साथ खड़ी हुई थी। सड़क के किनारे टाट का टुकड़ा बिछाए हुए फकीर अभी तक अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसने गौर से गाड़ी को देखा और उसमें बैठे हुए लोगों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मंजूर हुसैन की गाड़ी तसद्दुक की गाड़ी के करीब पहुंचकर रुक गई। तसद्दुक यकीनन इस गाड़ी को पहचान गया था, लेकिन जब उसमें से उतरने वालों को उसने ड्राइवरों और मैकेनिकों के मैले कुचाले कपड़ों में देखा तो वो सख्त हैरान हुआ। आप तसद्दुक साहब हैं? मंजूर हुसैन ने सवाल किया। जी हाँ, तसद्दुक ने जवाब दिया। आप कौन है और इस गाड़ी में पहले जो लोग बैठे हुए थे वो कहाँ हैं? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और थाने ले जाया गया है, मंजूर ने जवाब दिया। आपको और आपके दोनों साथियों को भी हमारे साथ थाने चलना होगा ताकि आप लोगों के बयानात लिए जा सकें। मेरे साथ 2 गनमैन थे जिन्हें स्टेन गनों की मौजूदगी में अपनी बंदूकें फेंक देनी पड़ी और वो डाकू ने अपने कब्जे में कर ली, तसद्दुक ने जवाब दिया। अब मेरे एक आदमी पैदल फैक्ट्री गया है ताकि वहां से दूसरी गाड़ी भी लाए और पुलिस को भी इतला दे और मालकों को भी मुतला कर दे। मैं पुलिस का आदमी हूँ, मंजूर हुसैन ने कहा। आप इस गाड़ी को लॉक कर दीजिए और हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए। हम पहले आपकी फैक्ट्री चलेंगे, वहां से आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए, फिर पुलिस स्टेशन चलिए। तो गोया आप लोगों ने डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया? तसद्दुक को जैसे अब होश आ गया। मगर कैसे? वो तो स्टेन गनों से मुसल्ला थे। आप गाड़ी में तो बैठिए साहब, मंजूर हुसैन ने कहा। आपको सारी बात बता दी जाएगी। तसद्दुक और उसके साथ एक निहत्था गनमैन गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी हमारी फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गई। हम भी साथ साथ चल रहे थे। फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर ही दूसरी गाड़ी मिल गई जो गेट से अभी निकल रही थी। तसद्दुक ने हाथ के इशारे से इसे रोक लिया। इस गाड़ी में एक ड्राइवर के अलावा 2 मुसल्ला चौकीदार और वो गनमैन भी मौजूद था जो इस वाकये की इतला देने पैदल आया था। तसद्दुक ने दोनों मुसल्ला चौकीदारों को वापस फैक्ट्री भेज दिया और सिर्फ गनमैन को रोक लिया। दोनों गनमैन और तसद्दुक फैक्ट्री की गाड़ी में बैठ गए। तसद्दुक ने ड्राइवर को हिदायत दी कि वो पुलिस स्टेशन चले। मंजूर हुसैन और दोनों मजिस्ट्रेट वहां से रवाना हो गए। अब इन लोगों को तो पुलिस स्टेशन जाने दो, तालूत ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा। जरा फैक्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या नक्शा है। और हम दोनों फैक्ट्री में दाखिल हो गए। फैक्ट्री के अंदर जैसे एक गदर मचा हुआ था। जो गनमैन जाए वारदात से पैदल चलकर इस वाकये की इतला देने और दूसरी गाड़ी लेने फैक्ट्री आया था, उसने यहाँ यह खबर पहुंचा दी थी कि मैनेजर को लूट लिया गया है और डाकू सारी रकम लेकर भाग गए। फैक्ट्री में काम बंद हो गया था, सारी मशीनें बंद हो गई थी। सब लोग बाहर अहाते में जमा थे। ऑफिस के लोग भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। उनमें दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज भी शामिल था। लोग टोलियों में खड़े हुए बातें कर रहे थे। फजलदीन कह रहा था कि मैनेजर साहब ने उसे और जरी खां को बंदूक फेंकने का हुक्म दे दिया था क्योंकि डाकुओं के पास स्टेन गन्ने थी। एक मास्टर कह रहा था। फजलदीन यह भी कह रहा था कि अगर मैनेजर साहब उसे बंदूक फेंक देने का हुक्म ना देते तो वो चारों डाकुओं को ढेर कर देता। एक जाबर ने कहा, पागल है साला, उसके बंदूक चलाते ही डाकू स्टेन गन्नों से फायर खोल देते। फजलदीन और जरी साहब भी मारे जाते और बेचारे मैनेजर साहब भी मारे जाते। मैनेजर साहब ने अक्लमंदी की जो उन्हें बंदूकें फेंकने का हुक्म दिया, वरना पैसा जाता तो जाता, तीनों की जानें भी जाती। और अगर फजलदीन की बंदूक से एक आध डाकू मर भी जाता तो अभी इससे क्या हासिल होता? उन तीनों को तो बाकी डाकू मार ही देते। लेकिन अभी मैनेजर साहब गेट तक आकर क्यों लौट गए और उन्होंने मुसल्ला चौकीदारों को क्यों वापस कर दिया? वह सिर्फ फजलदीन को अपने साथ ले गए हैं। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने बाकी लोगों से पूछा। अरे मियाँ मुसल्ला चौकीदार, अब जाकर क्या तीर मार लेते? एक बड़े मियाँ बोले जो शायद कोई क्लर्क थे। माल तो गया। मैनेजर साहब तो अब दोनों गनमैनों को साथ लेकर जो वारदात के वक्त उनके साथ मौजूद थे पुलिस स्टेशन गए। वहां वो मुसल्ला चौकीदारों को ले जाकर क्या करते? लेकिन उन्होंने तो फजलदीन को गाड़ी लेने के लिए यहाँ भेजा था। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर वो खुद इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई, कोई जानने वाला मिल गया होगा, उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आ गए होंगे, वही बड़े मियाँ बोले। इसमें हैरत की कौन सी बात है? इस इलाके में कौन सी फैक्ट्री का सेठ, ऑफिसर या मैनेजर ऐसा है जो हमारे तसद्दुक साहब को ना जानता हो? आप ठीक कह रहे हैं बड़े साहब, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज बोला। तसद्दुक साहब पर बड़ा तरस आ रहा है, बेचारे मालकों को क्या मुंह दिखाएंगे। आपको यहाँ काम करते हुए अभी पूरे 3 माह भी नहीं हुए, एक दूसरा मास्टर बोला। वरना आप ऐसी बात ना कहते। हमारे मालकान बड़े बादशाह लोग हैं, ये चंद लाख रुपए की रकम तो कुछ भी नहीं। अगर इससे कई गुना ज़्यादा रकम भी चली जाती तो उनकी पेशानी पर बल ना आता। वो तो उल्टा इस बात पर खुश होंगे कि तसद्दुक साहब और गनमैनों की जानें बच गईं। रुपए पैसे की भला वो कब परवाह करते हैं। अब आज तो तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने चेहरे पर यतीमी तारी करने की कोशिश करते हुए कहा। तनख्वाह की फिक्र मत करो मेरी जान, एक दूसरा क्लर्क बोला। आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी। ये लोग ठीक कहते हैं, हमारी फैक्ट्री के मालकान वाकई बड़े बादशाह लोग हैं। मेरा ख्याल है कि तसद्दुक साहब ने उनको कहीं ना कहीं से फ़ोन ज़रूर कर दिया होगा और वो लोग फैक्ट्री पहुंचने ही वाले होंगे। तालूत ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और हम दोनों फैक्ट्री से बाहर निकल आए। तालूत ने रफ्तार तेज़ कर दी और चंद मिनट के अंदर अंदर हम उस जगह पहुंच गए जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे खड़ी थी।
हमने अपना असली हुलिया इख्तियार किया और गाड़ी में बैठ गए। हमें पहले कहाँ चलना चाहिए, पुलिस स्टेशन या फैक्ट्री? तालूत ने मुझसे पूछा। मेरा ख्याल है कि हमें पहले फैक्ट्री चलना चाहिए, मैंने कहा। अगर हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां मौजूद लोगों के जहन में फौरन यह सवाल उभरेगा कि हमें क्यों कर इल्म हुआ कि तसद्दक और दूसरे लोग पुलिस स्टेशन में हैं, इसलिए कि हम लोग जाहिर होकर तो फैक्ट्री भी नहीं गए जो हम ये कह सकें कि हमें वारदात की इत्तला फैक्ट्री में मिली थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, तालूत ने कहा। सीधे फैक्ट्री ही चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ज़रा देर में हम फैक्ट्री पहुंच गए। चौकीदार ने फ़ौरन गेट खोल दिया और हमारी गाड़ी फ़ौरन अंदर दाखिल हो गई। मंजर में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, काम बंद था और लोग इधर उधर खड़े हुए बातें कर रहे थे। हमें देखकर सब लोग जल्दी जल्दी अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए। अभी हम गाड़ी से उतरने भी नहीं पाए थे कि असिस्टेंट मैनेजर भागता हुआ हमारी तरफ आया। इसका नाम जमील था और हमसे बराह रास्त गुफ्तगू करने का उसे पहली दफ़ा मौका मिल रहा था। सर सर सर, बड़ा गजब हो गया, डाका पड़ गया, उसने जल्दी जल्दी कहा। इस असना में चंद और अफसर भी वहीं आ गए थे। डाका? तालूत ने माथे पर बल डालकर कहा। कैसा डाका? कहाँ डाका पड़ गया? तसद्दक साहब बैंक से तनख्वाहों की रकम लेकर आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनके साथ 2 गनमैन भी थे, लेकिन डाकुओं के पास 3 गनें थीं। तसद्दक साहब ने गनमैनों को हिदायत की कि वो गोली ना चलाएं। जमील ने जल्दी जल्दी कहा। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, मैंने जवाब दिया। ऐसे मौके पर यही करना चाहिए। क्या तसद्दक साहब यहाँ मौजूद हैं? जी नहीं सर, वो दोनों गनमैनों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए हैं, एक और ऑफिसर बोला, जिसकी हम सिर्फ शक्ल पहचानते थे, नाम नहीं जानते थे। आप लोगों को गालबन इस बात की तशवीश होगी कि आज तनख्वाह नहीं मिल सकेगी, तालूत ने कहा। वो सारे लोग हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। इत्मीनान रखिए, तनख्वाह आज ही मिलेगी, बस ज़रा तसद्दक साहब वापस आ जाएं। इस असना में मैं बैंक वालों को फ़ोन करके कह देता हूँ कि अगर देर भी हो जाए तो भी वो हमारा दूसरा चेक कैश कर दें। सर, मसला तनख्वाह का नहीं है, जमील ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाते हुए कहा। असल मसला यह है कि फैक्ट्री का इतना बड़ा नुकसान हो गया। ओह डैम इट, तालूत ने एक शाने बेनियाजी से कहा। असल बात तो यह है कि हमारे आदमियों की जानें बच गईं। इस असना में कई चौकीदार और दीगर लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। वो मेरे और तालूत के इत्मीनान को देखकर हैरान थे। अब मशीनें भी चलना शुरू हो गई थीं, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि ज़रा देर पहले मशीनें खामोश थीं। ठीक है, आप लोग अपने अपने काम पर जाइए, तालूत ने बड़ी नरमी से वहाँ मौजूद लोगों से कहा। जब तसद्दक साहब वापस आएंगे तो फिर असल हालात का इल्म होगा और इसके बाद हम लोग वापस अपने कमरे की तरफ चले गए। अभी हमें बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि हमारे डायरेक्ट टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से तसद्दक बोल रहा था। आरिफ साहब, आप लोग फैक्ट्री आ गए हैं? उसने अजीब सा अहमकाना सवाल किया। अरे भाई, अगर आ नहीं गए तो बोल कैसे रहे हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया। ये डाके वाके का क्या चक्कर है? जी हाँ, तसद्दक एकदम गड़बड़ा कर बोला। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, 4 डाकू गिरफ्तार हो गए हैं। ये एसपी मंजूर हुसैन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। एसपी मंजूर हुसैन ने फ़ोन पर हमें मुख्तसर सिर्फ इतना बताया कि हमारे मैनेजर को लूटने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलबत्ता उन लोगों को सुनाने की खातिर उसने इतना ज़रूर कहा कि इलाके के पुलिस स्टेशन वालों को बाहर से आए हुए कुछ लोगों की सरगर्मियां मुश्तबा नजर आ रही थी और उन पर निगरानी कायम कर दी गई थी। आओ यार, कमरे में बैठे बैठे बोर हो गए, तालूत ने कहा। ज़रा पब्लिक को हैरान किया जाए। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि ज़रा एक चक्कर फैक्ट्री का लगाएं, लोगों से हंसकर 2-4 बातें करें और उन्हें खुद अपनी ज़ुबान से ये खुशखबरी सुनाएं कि डाकू गिरफ्तार हो गए हैं और ज़रा दीन मोहम्मद और अफसर फराज अली के खान के चेहरे का रंग देखें। हाँ यार, मैंने उछल कर कहा, यह तो बड़ी दिलचस्प बात होगी, बड़ा मज़ा आएगा। और इसके साथ ही हम दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर से उठकर बाहर निकल आए। हमें दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते देखकर चपड़ासी एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। वह समझा कि अब हम लोग वापस जा रहे हैं, इसलिए वह दरवाजे को लॉक करने लगा। नहीं, अभी बंद मत करो, मैंने उसे कहा, हम अभी यहीं हैं। चपड़ासी हैरान रह गया। यह तकरीबन एक गैर मामूली बात थी। हम लोग जब फैक्ट्री जाते थे या तो तसद्दक के कमरे में बैठ जाते या फिर अपने कमरे में चले जाते और बस। ऐसा नहीं होता था कि हम फैक्ट्री में इधर उधर घूमते फिरें। हम तो दोनों फैक्ट्रियों और ऑफिस में काम करने वाले सारे लोगों के नाम जाना तो दरकिनार, ज़्यादातर की शक्लें भी नहीं पहचानते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बड़ी खुशनसीबी थी कि हमें तसद्दक जैसा मेहनती और दयानतदार आदमी मिला हुआ था। हम लोग अपने कमरे से निकलकर बरामदे में आए और वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जा पहुँचे। असिस्टेंट मैनेजर जमील हमें देखकर एकदम घबरा गया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। डिपार्टमेंट के सारे दीगर लोग भी खड़े हो गए। वो सब के सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। आइए आइए सर, तशरीफ़ लाएं, जमील ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। तशरीफ़ रखिए। वो बिल्कुल बखुलाया हुआ था। हमें आप लोगों को एक खुशखबरी सुनानी है, तालूत ने कहा। सारे लोग हमतन गोश हो गए और वो ये कि तसद्दक साहब को लूटने वाले डाकू गिरफ्तार हो गए और पुलिस की तहवील में। अभी अभी तसद्दक साहब ने थाने से फ़ोन करके बताया है। ये खबर सुनते ही सबके चेहरों पर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। मुबारक हो सर, मुबारक हो, आवाज़ें सुनाई देने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हम लोग डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में गए, जहाँ महाजमी भी मौजूद थी।
हमारे कमरे का खास चपरासी हमारे पीछे पीछे चला रहा था। यहाँ भी सब लोग हमें देखकर एकदम अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। महाजबी उर्फ रज़िया जूनियर हमें हैरत से देख रही थी। उसने आज तक हमें इस डिपार्टमेंट में आते नहीं देखा था। भाई आप लोगों को मुबारक हो, तालूत ने कहा। क्या सर, क्या हुआ? कई आवाज़ें उभरी। तालूत ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। भाई बताओ इन लोगों को। ये तो आप लोगों को मालूम हो ही चुका होगा कि तसद्दक साहब को डाकुओं ने घेर कर लूट लिया था। मैंने कहा जी हाँ जी हाँ। कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। अब खुशखबरी यह है कि वो चारों डाकू गिरफ्तार हो गए और इस वक्त थाने में है। तसद्दक ने अभी फ़ोन करके हमें इतला दी है। मैंने महाजबी के चेहरे की तरफ देखा जहाँ गहरा सकूत तारी था, जिसमें इत्मीनान की झलक मौजूद थी। इसके बाद हम ऑफिस के जर्नल सेक्शन में गए जहाँ क्लर्क, हेड क्लर्क, टाइपिस्ट वगैरह बैठा करते थे। इसमें एक तरफ को डिस्पैच क्लर्क की भी नशिस्त थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता था हम शायद पहली मरतबा इस सेक्शन में गए थे। हमारे वहाँ कदम रखते ही हलचल मच गई। लोग अपनी अपनी सीट पर से उठ खड़े हुए। आप लोग तशरीफ़ रखें, तालूत ने कहा और बेतकल्लुफ़ी से एक कुर्सी संभाली। मैं भी उसके बराबर ही बैठा था। हम दोनों इस अंदाज में बैठे थे कि हमारा रुख दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली खान की तरफ था। आप लोगों को यह सुनकर दिली मुसर्रत होगी कि तसद्दक को लूटने वाले चारों डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तालूत ने कहा और लोगों के चेहरों से खुशी और मुसर्रत का इजहार होने लगा। मैंने दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज खान की तरफ देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश के बावजूद वो अपने दिल में छुपे हुए शदीद इज़्तिराब को छुपा न सका। यह तो बहुत बड़ी बात हुई जनाब, वो बड़े मियाँ बोले, जो कुछ देर पहले जब हम मख्फी हालत में मौजूद थे काफ़ी बातें कर चुके थे। पुलिस ने वाकई बड़ी मुस्तैदी का सबूत दिया है। वारदात की खबर तो हमें फजलदीन के जरिए मिल गई थी और अब गिरफ्तारी की खबर आपकी मुबारक ज़ुबान से सुनने को मिल रही है। हम सब लोग आज 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करेंगे। बल्कि मेरी तो आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप लोग भी 2 रकात नमाज शुक्राना अदा फरमाएं। अल्लाह ताला की मदद आपके सामने हाल रहेगी। आपका फरमाना बिल्कुल बजा है बुजुर्गवार, तालूत ने कहा। हम लोग नमाज शुक्राना में ज़रूर शामिल होंगे। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली खान के चेहरे की मुस्कुराहट चंद लम्हों से ज़्यादा कायम न रह सकी और मैंने कनखियों से उसके चेहरे पर तशवीश और परेशानी के साए मंडलाते देखे। चंद मिनट तक वहाँ बैठने के बाद हम वहाँ से चल दिए। हमने पूरी फैक्ट्री के तमाम शोबों का चक्कर लगाया, लोगों को डाकुओं की गिरफ्तारी की खुशखबरी सुनाई और उनके साथ इधर उधर की बातें की। सारे लोग बेइंतहा खुश थे। ये पहला मौका था कि हमने पूरी फैक्ट्री के तमाम शोबों का चक्कर लगाया, लोगों को डाकुओं की गिरफ्तारी की खुशखबरी सुनाई। इसके अलावा फैक्ट्री के असल हिस्से में, यानी जहाँ मशीनें वगैरह लगी हुई थीं और कारीगर और मजदूर काम करते थे, हमने ज़्यादा वक्त गुजारा और बहुत से लोगों से खुशगवार मूड में बातें की। हमने खातों में मशीनों को खुद ही बंद करा दिया था। आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने कारीगरों से पूछा। तसद्दक साहब के होते हुए और आप लोगों की मौजूदगी में हमें भला क्या तकलीफ हो सकती है? एक मुअम्मर कारीगर ने कहा। सर, आज आप हम लोगों के साथ चाय पिएं, एक नौजवान कारीगर ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए हमसे दरख्वास्त की। हमें रोज़ाना इस वक्त फैक्ट्री की तरफ से चाय दी जाती है और चाय आने वाली ही होगी। हमारी खुशी है कि आज आप भी हमारे साथ चाय में शरीक होंगे। ज़रूर ज़रूर, तालूत ने हंसते हुए कहा। हम तुम्हारे साथ चाय ज़रूर पियेंगे। और हम दोनों 2 स्टूलों पर बैठ गए। हमारे कारीगर हमारे चारों तरफ जमा थे और मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, लेकिन कोई किसी बात की शिकायत नहीं कर रहा था। इतने में कैंटीन के 2 बैरे एक बड़ी सी ट्रॉली धकेलते हुए लाए। इस ट्रॉली में एल्युमिनियम की 4 बड़ी बड़ी केतलियाँ और बहुत से छोटे छोटे गिलास रखे हुए थे। दोनों लड़के हमें वहाँ मौजूद देखकर ठिठक गए और वापस जाने लगे। ले आओ चाय, मैंने कहा। आज हम भी तुम्हारी चाय पियेंगे। मैं आप लोगों के लिए अभी 5 मिनट में दूसरी चाय तैयार करके लाता हूँ, कैंटीन के मुलाजिम लड़के ने घबरा कर कहा। यह नई सूरत हाल उसके लिए इंतहाई अजीबोगरीब थी। इस बेचारे को तो हमसे हम कलाम होने का मौका ही पहली बार मिला था। साफ प्यालियाँ और दूध और चीनी अलग अलग हमारे कमरे के चपरासी ने, जो बॉडीगार्ड की तरह हमारे साथ साथ चल रहा था, लड़के को हुक्म दिया। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अमीर खान, मैंने कहा। आज हम यही चाय और इन्हीं गिलासों में पियेंगे। आपकी खुशी है साहब, अमीर खान बोला। सबसे पहले 2 साफ सुथरे गिलासों में हमें चाय पेश की गई। इसके बाद बाकी कारीगरों और मजदूरों को चाय दी गई। इस असना में तसद्दक वापस आ गया और उसे किसी ने बताया कि हम लोग फैक्ट्री के खाते में बैठे हुए हैं। वो और उसके साथ दोनों गनमैन हैरानो शश्तर वहां आन पहुंचे। इस वक्त मैं और तालूत 1-1 रुपए वाले मामूली शीशे के गिलासों में चाय पी रहे थे और स्टूलों पर बैठे हुए थे। अरे जनाब, आप लोग यहाँ? तसद्दक ने हैरत से कहा। हाँ भाई, तालूत ने जवाब दिया। हमने सोचा कि हम खुद इन लोगों को मुतला कर दें कि डाकू पकड़े गए हैं। किसी ने जल्दी से एक स्टूल लाकर रख दिया और तसद्दक भी हमारे पास बैठ गया। भाई मैनेजर साहब को भी चाय पिलाओ, तालूत ने कहा और कैंटीन वाले ने फ़ौरन एक गिलास में चाय भरकर तसद्दक को पेश की। तसद्दक ने गिलास ले लिया और चाय पीने लगा। मैनेजर साहब, अपनी जान का सदका ज़रूर दीजिएगा, वही बड़े मियाँ बोले। अल्लाह ताला ने आपको जालिमों के शर से महफूज रखा। अल्लाह का हज़ार हज़ार शुक्र है कि हम लोगों को ना तो कोई जानी नुकसान पहुंचा और ना माली, तसद्दक ने कहा। वो चारों डाकू थोड़ी ही देर के बाद पकड़े गए।
ज़रा देर बाद तसद्दक हमारे कमरे में बैठा हुआ हमें वारदात की तफसील सुना रहा था। मुझे ताज्जुब तो इस बात पर है जनाब कि पुलिस वालों ने पहले एक मजबूत जाल बिछा हुआ था। यूं लगता था कि उन्हें वारदात के बारे में पेशगी इल्म हो। उसने कहा, बहरहाल तुम ये बात दूसरे लोगों के सामने जुबान पर ना लाना। तालूत ने उसे हदायत की। पुलिस वालों का अपना तरीक़ेकार होता है। जी हाँ, तसद्दक जल्दी से बोला। मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की और ना करूँगा। थोड़ी देर बाद तसद्दक चला गया। अब आज शाम हम उन हज़रत दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली खान की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे, तालूत ने कहा। देखना है कि अब वो अगला कदम क्या उठाते हैं। शाम को हम मख्फी होकर दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अली के घर ठीक उस जगह पहुंच गए। जब वो अभी घर में दाखिल हुआ था, वो इस घर में तन्हा रहता था। उसने आने के साथ ही ना तो कपड़े तब्दील किए और ना हाथ मुंह धोया, बल्कि सीधा फ़ोन के पास पहुंचा और उसने लाहौर का एक नंबर मिलाया। हम दोनों उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए ताकि उधर से आने वाली आवाज़ भी सुन सकें। हेलो, दूसरी जानिब से आवाज़ आई। सरफराज ने पहले नंबर पूछकर तस्दीक की, फिर कहा कि वो दीन मोहम्मद बोल रहा है और उस्ताद से बात करना चाहता है। 1 मिनट बाद दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। क्या हाल है दीन मोहम्मद? उस आवाज़ ने कहा। उस्ताद, बड़ी गड़बड़ हो गई, दीन मोहम्मद ने धीमे लहजे में कहा। रेस के चारों घोड़े हार गए और उन्हें अस्तबल में बंद कर दिया गया। क्या कहा? उस्ताद ने हैरान लहजे में कहा। चारों घोड़े अस्तबल में बंद कर दिए गए? मगर कैसे? क्या उन्हें जानबूझकर हराया गया? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है उस्ताद, दीन मोहम्मद ने कहा। वैसे अभी तक पूरी तफसीलात भी मालूम नहीं हो सकी हैं, लेकिन अंदाज़ा होता है कि बाजी लगाने वालों को कोई सुनगुन मिल गई होगी। क्या तुमने इस बारे में किसी से कोई गुफ्तगू की थी? उधर से पूछा गया। नहीं तो उस्ताद। मगर हाँ, एक बात याद आ रही है, दीन मोहम्मद ने कहा। जिस शाम तुमसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है, उसी शाम फाख्ता यहाँ मौजूद थी। तुम्हारी आवाज़ तो ज़ाहिर है कि वो नहीं सुन सकती थी, लेकिन मेरी ज़ुबान से अदा होने वाले जुमले उसने ज़रूर सुने होंगे। क्या फाख्ता ने तुमसे इस बारे में कोई सवाल किया था? उधर से पूछा गया। नहीं, दीन मोहम्मद ने जवाब दिया। उसने कोई सवाल नहीं किया। तुम यूं करो, कल फाख्ता को बुलाकर सख्ती के साथ उससे बाज पुरस करो और उसको धमकी दो कि अगर वो सच नहीं बोली तो सैनमा चालू कर दिया जाएगा। समझ गए ना? इधर से आवाज़ आई। मैं समझ गया उस्ताद, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कहा। मैं घोड़ों के दाने पानी का और उन्हें अस्तबल से बाहर निकालने की कोशिशों का काम किसी और के सुपुर्द करता हूँ। उधर से आवाज़ आई। तुम इस सारे मामले से बिल्कुल अलग रहो। तुम्हारे लिए अभी आइंदा और भी मौके हैं। खुदा हाफिज। और उधर से जवाब का इंतज़ार किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया गया। जब हम लोग घर पहुंचे तो मालूम हुआ SP मंजूर हुसैन का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है और उसने कहा है कि हम घर आते ही उसे फ़ोन कर लें। मैंने मंजूर हुसैन को फ़ोन किया। उसने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और हमने उसे कहा कि वह आ जाए। कोई आधे घंटे बाद SP मंजूर हुसैन आ गया। वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। मुबारक हो आरिफ साहब और यूसुफ साहब, उसने कहा। हमारी कार्रवाई इस अंदाज में हुई कि मुलजिमों को एक गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला। किसी तरफ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुलजिमों पर डाका जनी के अलावा इंतहाई ममनुआ किस्म का नाजायज़ असला रखने का इल्ज़ाम भी है। चारों में से कोई एक भी लंबी सज़ा से नहीं बच सकेगा। हम आप लोगों के बेहद ममनून हैं मंजूर साहब, तालूत ने कहा। लेकिन क्या आपको उनके खिलाफ काफ़ी शहादतें मिल जाएंगी? शहादतें? मंजूर हुसैन ने कहा। अरे साहब, हमने 2 मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में सारी कार्रवाई की है। हमने तो उनको पूरी तरह घेर लिया है। बचकर भला कहाँ जा सकेंगे? इसके बाद मंजूर हुसैन ने पूरी तफसील के साथ हमें अपने मंसूबे के बारे में बताया, जिसका अमली मुजाहिरा हम अपनी आंखों से देख चुके थे। लेकिन जाहिर है कि उस बेचारे के फरिश्तों को भी इस बात की खबर नहीं थी कि हमें उसकी तमाम हरकत का इल्म है। हमने इस खबर की तफसीलात को अखबारों में आने से रोक दिया है, मंजूर हुसैन ने कहा, इसलिए कि उससे मुलजमान के दूसरे साथी होशियार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि उन्हें कम से कम बातों का इल्म हो। थोड़ी देर बाद मंजूर हुसैन रुखसत हो गया। अब कल अपने उस्ताद की हदायत के मुताबिक दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज महाजबी को अपने घर बुलाकर उसे बाज पुरस करेगा। तालूत ने मुझसे कहा। इस मौका पर हम लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, मैंने कहा। दूसरे दिन शाम को हम लोग पहले से सरफराज खां के घर में मौजूद थे। वो और महाजबी साथ साथ रिक्शा से उतरे थे। महाजबी सख्त सरासीमा नजर आ रही थी। घर में दाखिल होकर सरफराज अली खां ने महाजबी को एक कमरे में बिठाया और उससे पूछा, तो तुमने मुखबरी की थी? महाजबी, जो पहले ही सरासीमा थी, इस सवाल को सुनकर बिल्कुल ही हवास पाख्ता हो गई। नहीं नहीं, उसने बमुश्किल कहा। कैसी मुखबरी? उसने किसी हद तक अपने आप को संभाला। किस बात की मुखबरी? तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो महाजबी, दीन मोहम्मद ने आंखें निकाल कर कहा। उस दिन तुम यहाँ मौजूद थी जब मैं उस्ताद से लाहौर बात कर रहा था। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था और ना है कि तुम किससे बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे, महाजबी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। देखो महाजबी, दीन मोहम्मद ने गुस्सा में कहा, अगर तुम अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनवाना चाहती तो तुम्हारी खैरियत इसी में है कि सीधी तरह बता दो कि तुमने किससे बात की थी और क्या बात की थी। इज्जत का तमाशा? महाजबी ने नफरत से होंठ सुकेट कर कहा। तुम लोगों ने मेरी इज्जत कौन सी बरकरार रखी है? जिल्लत की इंतहा यह है कि नायका और दलाला तक का काम मुझसे ले रहे हो और शायद इसीलिए तुमने हमारी मुखबरी कर दी, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कहा।
तुमने उस दिन की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया कि हम लोग 29 तारीख को क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, और तुमने इसकी रिपोर्ट या तो पुलिस को कर दी या किसी तरह मालकान को मुतला कर दिया। यह सब बकवास है। माजमी ने माथे पर बल डालकर कहा, मैंने तो तुम्हारी गुफ्तगू पर ना कोई तवज्जो दी थी और ना ही मैंने कोई मुखबरी की है। जब मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था तो मैं मुखबरी क्या करती। ठीक है, तुम इस तरह नहीं मानोगी, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक पैकेट निकाला, और पैकेट को खोलकर उसने उसमें से कुछ तस्वीर निकाली और उन्हें महजबीन के आगे डाल दिया। ये औरतों की रंगीन तस्वीरें थीं। सिर्फ चेहरा बदल दिया जाएगा, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने बेगैरती से कहा। हमारा कैमरामैन बड़ा होशियार और ज़हीन आदमी है। वो तस्वीरों पर इस उम्दगी के साथ चेहरे फिट करके नई तस्वीर बना देता है कि किसी को शुबा भी नहीं होता कि ये जाली तस्वीर है और अलग चेहरा लगाकर बनाई गई है। तुम्हारे वालिद साहब ये तस्वीरें देखकर यकीनन बहुत खुश होंगे और तुम्हारी तमाम सहेलियों को भी तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद आएगा। कहो क्या ख्याल है। माजबी ने जल्दी से अपनी नज़रें तस्वीरों की तरफ से हटा ली। उसका चेहरा सुर्ख और माथा पसीने से तर हो गया। उसके जिस्म पर रेशा तारी हो गया। उसकी ज़ुबान खामोश हो गई। साफ जाहिर था कि इस खौफनाक और शर्मनाक धमकी के बाद वो ज़्यादा देर तक अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख सकती, लेकिन कबल इसके कि वो अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकाल सके, दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी। माजमी और दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज दोनों ही एकदम चौंक पड़े। ये इस वक्त कौन आ मरा? दीन मोहम्मद बुड़बुड़ाता हुआ उठा। तुम इसी कमरे में बैठी रहना और बाहर ना निकलना। दीन मोहम्मद ने उसे हदायत देते हुए कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गया। अब ज़रा तमाशा देखना, तालूत ने मुझसे कहा। दीन मोहम्मद ने दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर दो आदमी खड़े हुए थे जिनके हाथों में नोटबुकें और कलम थे। गैस का मीटर चेक करना है, उनमें से एक ने कहा। पहले तो एक आदमी मीटर चेक करने के लिए आता था, अब दो आने लगे हैं, दीन मोहम्मद ने उन्हें घूरते हुए कहा। यह नया आदमी है, एक आदमी ने दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इसे सारे घर दिखा रहा हूँ और मीटर रीडिंग भी सिखा रहा हूँ। आइंदा से यही मीटर रीडिंग के लिए आया करेगा। अंदर आ जाइए, दीन मोहम्मद ने सख्त बेजारी के साथ कहा, और जल्दी से चेक करके चले जाइए, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है। हम भी कोई फालतू थोड़ी है और ना हमें आपके घर में रुकने का शौक़ है, पहले वाले आदमी ने जवाब दिया। मैंने उन दोनों आदमियों को देखा, उनकी आंखें गोल गोल थीं। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। वो दोनों आदमी अंदर दाखिल हो गए। दीन मोहम्मद उनके आगे आगे था। गैस का मीटर घर के अंदर बावर्ची खाने की साइड वाली दीवार में लगा हुआ था। वो लोग उस तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कनखियों से उस कमरे की तरफ देखा जिसमें माजमी मौजूद थी। वह दरवाजे की आड़ में से झांक रही थी। वो लोग इस कमरे को पीछे छोड़कर आगे निकल गए थे। मीटर के करीब पहुंचते उनमें से एक ने अचानक अपना हाथ दीन मोहम्मद की गुद्दी पर मारा। दीन मोहम्मद कोई आवाज़ निकाले बगैर वहीं ढेर हो गया और इसके साथ ही वो दोनों सीधे बावर्ची खाने के अंदर दाखिल हो गए। माजबी ने मौका गनीमत जाना और पलक झपकने में कमरे से बाहर निकली और खुले हुए दरवाजे से सीधी बाहर चली गई। ऐसा मालूम होता था कि इन दोनों आदमियों ने जानबूझकर माजबी को फरार होने का मौका दिया, क्योंकि जब माजबी चली गई तो वो दोनों फ़ौरन बावर्ची खाने से बाहर निकल आए। उनमें से एक ने हाथ का इशारा किया और घर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने इत्मीनान से घर का सारा सामान, जिसमें रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया, कपड़े, जूते, गर्ज ये के सारी चीज़ें शामिल थीं, एक जगह इकट्ठा कर ली। मैं हैरत से मंजर देख रहा था कि इन दोनों ने किस तरह भारी भारी चीज़ों को भी हल्के फूलों की तरह उठाकर सेन में ढेर कर दिया। सारा फर्नीचर और बेड तक कमरों से निकाल लिए। फिर उन्होंने दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज के बेहोश बदन को उठाकर बावर्ची खाने में डाल दिया, जिसमें से वो गैस के चूल्हे तक निकाल चुके थे। फिर उन्होंने घर का सामान खोल दिया। बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ था। आनन फानन सारा सामान ट्रक में लादा जाने लगा। दोनों में से एक आदमी शायद ट्रक के पास खड़ा हुआ था और दूसरा आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर सामान लाद रहा था। बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। महजबी उस वक्त तक मकान से काफ़ी दूर निकल चुकी थी। वहाँ उसे एक रिक्शा मिल गया और वह उसमें बैठकर रवाना हो गई। हम लोग मख्फी हालत में बाहर गली में खड़े हुए सामान लाता हुआ देख रहे थे। क्या सरफराज अली खान ये मकान छोड़ रहे हैं? खटपट की आवाज़ें सुनकर बराबर वाले मकान से एक बुजुर्ग निकले और उन्होंने ट्रक के पास खड़े हुए आदमी से सवाल किया। जी हाँ, उस आदमी ने अजीब खोखली सी आवाज़ में जवाब दिया। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं कहा। क्या उन्होंने कोई और दूसरा मकान किराए पर ले लिया है? बड़े मियाँ ने दूसरा सवाल पूछा। हमें यह सारी तफसीलात नहीं मालूम, उस आदमी ने पूरे एतमाद लेकिन खुश्क लहजे में जवाब दिया। हम तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के आदमी हैं। हमें सरफराज अली खान ने ऑर्डर दिया था कि उनका सारा सामान इस मकान से निकाल कर पीर कॉलोनी के एक मकान में पहुंचा दें, सो हम वही कर रहे हैं। मगर सरफराज अली खान साहब खुद कहाँ हैं? बड़े मियाँ ने सवाल किया। वो पीर कॉलोनी वाले मकान में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उस शख्स ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, गोया वो मजीद कोई बात न करना चाहता हो। बड़े मियाँ दोबारा घर के अंदर चले गए। चंद लड़के ट्रक के पास खड़े हुए ये मंजर देखने लगे। दो एक राहगीर तायराना नजरें डालते हुए गुजर गए। बड़े मियाँ के जाने के बाद किसी घर से निकलकर कोई और आदमी नहीं आया। वजह साफ जाहिर थी। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज खां महज चंद माह पहले यहाँ मुंतकिल हुआ था और ज़्यादा लोगों से उसका मेल जोल नहीं था। वो खुद भी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलता जुलता था और इसीलिए किसी ने उसके मामले में ख़ास दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया।
जरा सी देर में घर की झाड़ू तक ट्रक में लाद दी गई। सारे घर का सफाया किया जा चुका था। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज बावर्ची खाने के नंगे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने मकान की कुंडी बाहर से लगाकर उसमें ताला डाल दिया और ट्रक वहां से रवाना हो गया। मैं और तालूत मकान के अंदर मौजूद थे। हम दोनों बावर्ची खाने के अंदर दाखिल हो गए, जिसके फर्श पर सरफराज पड़ा हुआ था। पूरा बावर्ची खाना खाली पड़ा भाएं भाएं कर रहा था। सारे घर में एक तिनका तक बाकी नहीं बचा था। तो गोया तुमने इसके घर का सफाया करा दिया, मैंने आहिस्ता से तालूत से कहा। घर का भी सफाया करा दिया, टेलीफोन के तार भी कटवा दिए, सारा कैश भी गायब करा दिया और अब ये 3-4 दिन तक अस्पताल में रहेगा। दफ्तर जाने के काबिल भी नहीं रहेगा। गर्दन में अच्छी खासी चोट आ गई है। कोई आधे घंटे के बाद दीन मोहम्मद को होश आया। वो कराहता हुआ उठा और अपनी गर्दन मसलने लगा। साफ जाहिर था कि उसे सख्त तकलीफ हो रही है। वह बमुश्किल अपनी जगह से उठा और बावर्ची खाने पर नजर डालते उसके हवास गुम हो गए। बावर्ची खाने में एक चमचा तक बाकी नहीं बचा था। सारी चीजें गायब थीं, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। पूरे मकान का जायजा लिया यूं लगता था गोया इस मकान में कोई रहता ही नहीं। सारा घर बिल्कुल खाली कर दिया गया था। दीन मोहम्मद बेताबाना अंदाज में दरवाजे की तरफ भागा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना और चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कई लोग जमा हो गए। कौन है अंदर? किसी आवाज़ ने बाहर से पूछा। मैं हूँ, सरफराज अली खान। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझे चोरों ने जख्मी कर दिया है और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया है। ज़रा दरवाज़ा खोल दीजिए। मगर दरवाजे में तो ताला लगा हुआ है। बाहर से एक आवाज़ आई। ताला तोड़ दीजिए साहब, मेरी गर्दन में सख्त तकलीफ हो रही है, शायद हड्डी टूट गई है। कोई 10 मिनट के अंदर बाहर मौजूद लोगों में से किसी ने किसी न किसी तरह ताला खोल दिया और बहुत से लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज अपनी गर्दन पकड़े दीवार से टेक लगाए बैठा था। अंदर आने वालों में वो बुजुर्ग भी शामिल थे जो थोड़ी देर पहले सामान ले जाने वालों से गुफ्तगू कर रहे थे। अरे मैं लुट गया लोगो, दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने कराहते हुए कहा। उन्होंने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और सारे घर का सामान ले गए। मेरे कपड़े और जूते तक नहीं छोड़े। मेरी गर्दन में सख्त तकलीफ है, शायद हड्डी टूट गई है। वो तो ट्रक लेकर आए थे, उन बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, और वो ये कह रहे थे कि आपने दूसरा मकान किराए पर ले लिया और आप यहाँ से जा रहे हैं। हमें क्या मालूम था कि आप अंदर मौजूद हैं, वरना हम तो सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके उनकी हड्डियां तोड़ देते। दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज ने उन लोगों को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसील सुनाई और जवाबन बड़े मियाँ ने भी वह गुफ्तगू दोहराई जो उनके और सामान ले जाने वालों के दरमियान हुई थी। उफ, ज़रा पुलिस को फ़ोन कर दीजिए और मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी गर्दन जैसे कटी जा रही है, दीन मोहम्मद ने कहा। एक आदमी जल्दी से फ़ोन की तरफ बढ़ा। फ़ोन के रिसीवर का तार अंदर से निकाल दिया गया था और रिसीवर अलग रखा हुआ था। आखिर मोहल्ले के एक साहब ने अपनी गाड़ी की पेशकश की। चंद आदमी दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज के साथ गाड़ी में बैठे। सरफराज बामुश्किल लड़खड़ा कर चल रहा था। उसकी गर्दन में सख्त तकलीफ हो रही थी। वो लोग सीधे पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। मोहल्ले वालों ने मकान में ताला लगाकर चाबी पड़ोस के बड़े मियाँ की तहवील में दे दी। हम दोनों इसके बाद वहाँ से चले गए। दूसरे दिन के अखबारात में सिटी पेज पर इस वारदात की छोटी सी खबर छप गई थी, जिसे माँ जमी ने भी पढ़ लिया था, क्योंकि जब हमने 11 बजे के करीब उसे अपने कमरे में तलब किया तो उसने फ़ौरन ही खबर का हवाला दिया। हम वो खबर देख चुके हैं मिस माँ जबी, तालूत ने कहा, लेकिन वो चोर तो आपके हक में फरिश्ता रहमत बनकर आए थे। अगर वो ना आते तो आपको वहाँ से निकल जाने का मौका ना मिलता और ऐन मुमकिन था कि दीन मोहम्मद की शर्मनाक धमकी के पेश नज़र आपकी ज़ुबान से सच्ची बात निकल जाती। उस वक्त आपके लिए वाकई मुश्किल पैदा हो जाती। माँ जबी एकदम सीधी होकर बैठ गई और हैरत, खौफ, नदामत और इस्तेजाब के मिले जुले तासुरात के साथ तालूत की तरफ देखने लगी। मगर सर, आपको इस बात का इल्म किस तरह हुआ? उस वक्त कमरे में मेरे और दीन मोहम्मद के अलावा तो और कोई मौजूद ही नहीं था। माँ जबी ने सख्त घबराए हुए लहजे में कहा। मैंने आपसे क्या कहा था मिस माँ जबी? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं उनका अपर चैम्बर खाली नहीं होता। अगर हमारा अपर चैम्बर खाली हो तो हम तो मुकाबले लूट खसूट और हेरा फेरी की इस बाजार में एक दिन भी ना खड़े रह सकें। आपको क्या मालूम कि कारोबार करने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और कैसे कैसे लोगों से निमटना पड़ता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन जब आप दोनों या और शख्स वहाँ कमरे में तो कुछ पूरे घर में मौजूद नहीं था, तो फिर आपको इस बात का इल्म क्यों कर हो गया? माँ जबी ने असरार करते हुए कहा। आप इस बात की इतनी फिक्र क्यों करती हैं कि हमें इसका इल्म क्यों कर हो गया? मैंने लुकमा दिया। बताइए कि हमें इल्म हुआ या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त, माँ जबी ने कहा। उसकी हालत अब कदरे संभल चुकी थी। ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद वो मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। आप लोगों ने ज़रूर उसके मकान में खुफिया टेप रिकॉर्डर नस्ब करा रखे होंगे या शायद कोई ट्रांसमीटर वगैरह, और वो लोग जो चोरी करने आए थे शायद वो आप ही के भेजे हुए थे। मिस माँ जबी, तालूत ने संजीदगी के साथ कहा, हम लोग आपकी बात की तायीद या तरदीद करना ज़रूरी नहीं समझते। आप अपने तौर पर जो चाहें फ़र्ज़ कर लें, लेकिन मेहरबानी करके हमसे इसके बारे में कोई सवाल न करें।
दीन मोहम्मद उर्फ सरफराज को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है और उसे कम से कम 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अस्पताल से आने के बाद वह कम से कम 4 दिन तक दफ्तर आने के काबिल नहीं होगा। उसकी गर्दन की तकलीफ दूर होने में वक्त लगेगा। मैंने अस्पताल फ़ोन करके डॉक्टर से उसके बारे में बात की थी, लिहाजा अगले 1 हफ्ते तक वो आपसे कोई राब्ता कायम नहीं कर सकेगा और इस 1 हफ्ते के गुजरने के बाद आप इंशाल्लाह इन बदमाशों के जंगल से हमेशा के लिए छूट जाएंगी। क्या वाकई ऐसा होगा? महाजबीन ने मुसर्रत से बेताब होते हुए कहा। क्या वाकई मैं आज़ाद हो जाऊंगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन भी आ जाएगा, तालूत ने जवाब दिया। आप जाइए और इत्मीनान से अपना काम कीजिए। अगले दिन हम दोनों लाहौर रवाना हो गए। तसद्दुक और घर वालों को हमने बता दिया कि हमारी वापसी चंद रोज़ के बाद होगी। इखलाकन हमने SP मंजूर हुसैन को भी मुतला कर दिया और उससे पूछ लिया कि उसे इस असना में हमारी कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। उसने बताया कि फ़िलहाल हमारी कोई ज़रूरत नहीं। हमारा क़याम होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में था। रासिम ने तालूत को वह तमाम ठिकाने बता दिए जहां हमें जाने की ज़रूरत पेश आ सकती थी। शाम को जब हम दोनों बाहर निकले तो हमारे हुलिये बदले हुए थे। हम दोनों कॉलेज के कोई नौजवान तालिब इल्म मालूम होते थे। सबसे पहले हम जफ़र अहमद के घर पहुंचे। रासिम ने हमें इतला दे दी थी कि वो घर पर मौजूद है।